प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 93। वो लोग जो उस वक्त रायचंद परिवार की मदद करने आए थे। वो शख्स जिससे तुम हमेशा मिलना चाहते थे, रणवीर रायचंद ने मुस्कुराते हुए कहा। विक्रम का चेहरा अचानक बदल गया। उसे पता था कि छाया संप्रदाय में एक महिला असुरा है, नाम है यंगवू, जो छिपे हथियारों की माहिर है और बेहद ताकतवर। कहीं ये वही तो नहीं? उसके चेहरे की गुस्से की लकीरें एक पल में पछतावे में बदल गईं। तुम इसे बहुत बार देखोगे, इसलिए इतना मायूस मत हो। पहले इन लाशों को साफ करते हैं, रणवीर रायचंद ने कहा। तभी जंगल में आकृतियां चमकीं। रिया ओबरॉय और हरी काका थे। हेमंत वाडिया भी अपने आदमियों के साथ आ गया था। रिया ओबरॉय की नज़र पूरे दृश्य पर घूमी और लाशों के पास रखे डिब्बे पर ठहर गई। हरी काका, वो जैद का लटकन वहीं है। हरी काका आगे बढ़े, डिब्बे की तरफ दौड़े। विक्रम ने तुरंत उन्हें रोक लिया। दोनों की आभा आपस में टकराई, माहौल तलवार की धार जैसा हो गया। रणवीर रायचंद ने रिया ओबरॉय की तरफ देखा। तुम भी रायचंद परिवार का जैद लटकन चाहती हो? वो लटकन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मुझे सिर्फ डर है कि कहीं खराब न हो जाए, रिया ओबरॉय ने जल्दी से समझाया। हेमंत वाडिया एक तरफ खड़ा था, उसका चेहरा अजीब, हालात को बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। जमीन पर पड़े ये दोनों देख रहे हो, लटकन की लालच में यही हश्र होता है, रणवीर रायचंद ने ठंडे लहजे में कहा। रिया ओबरॉय का दिल कांप गया। रणवीर जी, मैंने अपने परिवार से वादा किया है कि ये लटकन वापस लेकर जाऊंगी। अगर आप भी इसे चाहते हैं तो ठीक है, बोली लगाएं, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। लेकिन जबरदस्ती छीनने की कोशिश की तो मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगी। एक जैद लटकन के लिए जान दे दोगी? रणवीर रायचंद ने भौं उठाए। 6 साल पहले मेरे दादाजी दिल्ली भागे आए थे, एक कदम देर हो गई। रायचंद परिवार तबाह हो चुका था, लटकन गायब। अब जब ये जंगल में फिर दिखा है तो दादाजी ने कहा, मौत आए तो आए, इसे हासिल करना है, बाहरी लोगों के हाथ नहीं पड़ने देना। रिया ओबरॉय की आवाज में दृढ़ता थी। बूम! रणवीर रायचंद के लिए ये शब्द जैसे बिजली का कट थे। उसकी ठंडी शांति टूट गई। 6 साल पहले तुम्हारे दादाजी दिल्ली लोगों को लेकर आए थे। हाँ, दादाजी की चोटें भी उसी वक्त की हैं। रिया ओबरॉय को अभी कुछ समझ नहीं आया था। हाय! रणवीर रायचंद ने गहरी सांस ली और सब समझ गया। अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ तो जमीन पर पड़े ये दोनों ही वो हैं जिन्होंने तुम्हारे दादाजी को घायल किया था। अरे! रिया ओबरॉय ने लाशों को देखा, फिर रणवीर रायचंद को, हैरान। रणवीर रायचंद ने कुछ नहीं कहा। अचानक पैर से जमीन पर रखे लकड़ी के डिब्बे पर ठोकर मारी। नहीं! रिया ओबरॉय चीखी, लेकिन देर हो चुकी थी। कड़क, तीखी आवाज के साथ डिब्बा टूट गया। अंदर कुछ भी नहीं था, खाली। रिया ओबरॉय दंग रह गई। लटकन तो अंदर था, कैसे? सब एक जाल था। मैंने ओना वाडिया से कहा था कि लटकन को लालच बनाकर इन दोनों को बाहर निकालो, रणवीर रायचंद ने समझाया। बिल्कुल सही, हेमंत वाडिया ने सिर हिलाया। तो तुम? रिया ओबरॉय को अचानक कुछ समझ आया। उसकी नज़र रणवीर रायचंद पर जमी थी। रायचंद परिवार का वंशज रणवीर रायचंद, उसने खुद का परिचय दिया। हाय! रिया ओबरॉय की छाती ऊपर नीचे हुई। रणवीर सचमुच रायचंद परिवार का युवा मालिक था। ये खबर उसके लिए जबरदस्त झटका थी। मुझे पता है तुम्हारे बहुत सारे सवाल हैं, मेरे भी हैं, लेकिन ये जगह नहीं है। पहले यहाँ से निकलते हैं, रणवीर रायचंद ने कहा। सब जंगल से निकल गए। हवेली पर लौटते ही ज्यादातर मेहमान भाग चुके थे, कुछ दरवाजे पर अफवाहों के लिए रुके थे। परेशानी के लिए माफ करना ओना वाडिया, रणवीर रायचंद ने कहा। कोई बात नहीं,
मैंने सबको समझा दिया है। उल्टा शुक्रिया रणवीर जी, हेमंत वाडिया ने विनम्रता से जवाब दिया। घुसपैठिया बेहद ताकतवर था मगर रणवीर रायचंद के हाथों मर गया। इससे हेमंत वाडिया को और डर लगने लगा था कि कहीं अपराध न कर बैठे। रणवीर रायचंद ने इशारा किया मगर देर हो चुकी थी। रिया ओबरॉय ने सब देख लिया और सीधे पूछ लिया, तुमने जानबूझकर कीमत बढ़वाई, मुझे इस्तेमाल करके ओन वाडिया को पैसे पहुंचाए। तुम दोनों साथ मिले हुए हो। हेमंत वाडिया हैरान रह गया। जंगल का पुराना खिलाड़ी था, ज्यादा सोच लिया। रणवीर रायचंद और रिया ओबरॉय को एक दूसरे को जानते देखा तो लगा दोनों मिले हुए हैं। रणवीर रायचंद शर्मिंदा हो गया। अरे समझाने की जरूरत नहीं, रिया ओबरॉय ने ठंडे लहजे में कहा। अंदर से खौल रही थी, उसे कितना नेक समझा था, फिर भी उसने उसे भी ठग लिया। ओन वाडिया, तुम्हारे पूरे परिवार को धन्यवाद, रणवीर रायचंद ने बुदबुदाया। फिर रिया ओबरॉय के साथ चल दिया काशीपुर शहर के एक खूबसूरत चायखाने में। रणवीर रायचंद और रिया ओबरॉय चायखाने की दूसरी मंजिल पर बैठे थे, विक्रम और हरी काका पास की मेज पर। तुम सचमुच रायचंद परिवार के युवा मालिक हो। रिया ओबरॉय को अब भी यकीन नहीं आ रहा था। लॉन्च इवेंट में उसने कई बार परखा था और निष्कर्ष निकाला था कि नहीं है। ये उलटफेर बहुत नाटकीय लग रहा था। मेरे दादाजी की दिल्ली यात्रा और हमारे रायचंद परिवार से रिश्ते के बारे में बताओ, रणवीर रायचंद ने कहा। उसके सवाल रिया से कहीं ज्यादा थे। तुमने मुझे कई करोड़ ठग लिए, रिया ओबरॉय ने भौहें सिकुड़ी, नजरों में नाराजगी। रणवीर रायचंद बोल नहीं सका। हजारों की नजरों में पूज्य वह, किसी से ऐसा सुनने की उम्मीद नहीं थी। ठीक है, मैं सब बता दूंगा। उसने दिल्ली से भागना, उसके बाद क्या हुआ, 7 बड़े परिवारों और दक्षिण प्रांत को नेस्तनाबूद करना, अर्जुन वाजपेयी को मारना, हर बात विस्तार से बताए। अब यकीन हुआ, रिया ओबरॉय ने सिर हिलाया। अभी भी सबूत कम है। मैं मानती हूं तुम रायचंद परिवार के युवा मालिक हो, बस जो कुछ तुमने झेला है वो इतना अविश्वसनीय है। उसने हैरानी से कहा। चूंकि तुम मानती हो तो अब तुम्हारी बारी, रणवीर रायचंद ने कहा। रिया ओबरॉय ने सोचा, सच कहूं तो मुझे भी ज्यादा नहीं पता। मजाक कर रही हो, रणवीर रायचंद ने भौहें चढ़ाईं। पूरी कहानी सिर्फ मेरे दादाजी जानते हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि रायचंद परिवार के खात्मे की खबर सुनते ही वे दिल्ली भागे और दुश्मन से घायल हो गए। उन्होंने मुझे अपने और तुम्हारे परिवार का रिश्ता कभी नहीं बताया, सिर्फ इस बार लटकन हासिल करने की जिद की। अगर पूरी सच्चाई जाननी है तो दादाजी से ही पूछना पड़ेगा, रिया ओबरॉय ने कहा। इस बार रणवीर रायचंद को मानना पड़ा। जयपुर के ओबरॉय परिवार जाना जरूरी था। देवलोक से कुछ हासिल नहीं हुआ, सिर्फ ओबरॉय घराने के मुखिया ही जवाब दे सकते थे। तुम्हारी मौजूदा हैसियत क्या है, रिया ओबरॉय ने पूछा। रायचंद परिवार का युवा मालिक तुम्हें तो पहले से पता था न, रणवीर रायचंद ने जवाब दिया। वो नहीं, तुमने 7 बड़े परिवार और दक्षिण प्रांत को नेस्तनाबूद कर दिया। सेना भी तुम्हारे सामने सम्मान से झुकती है। क्या सिर्फ तुम्हारी व्यक्तिगत ताकत की वजह से? उसने टोह ली। फिलहाल नहीं बता सकता, रणवीर रायचंद ने कहा। तुमने मुझे कई करोड़ ठग लिए, रिया ओबरॉय ने धीरे से कहा। रिया जी, ये बात छोड़ सकती हो, रणवीर रायचंद का सिर दुखने लगा। तो सच बता दो, रिया ओबरॉय ने दबाव डाला। उसे रायचंद परिवार का युवा मालिक जानकर अब करीब लग रहा था। आखिर रायचंद परिवार और उसके दादाजी का गहरा रिश्ता था। कुछ दिनों में दिल्ली में रायचंद परिवार की पुनरुत्थान समारोह रखूंगा। जवाब चाहिए तो वहां आना, रणवीर रायचंद ने कहा। ठीक है, रिया ओबरॉय ने सिर हिलाया। थोड़ी देर बातें हुई, रात गहरा गई और रणवीर रायचंद चल दिया। रुको, रिया ओबरॉय ने अचानक पुकारा। अध्याय 94। काल ने हाथ बढ़ाया, शंकर काका उत्साहित। और कुछ, रणवीर रायचंद ने मुड़कर पूछा। ये ड्रैगन जिनसिंग ले लो। किसी को बचाना चाहते हो न, रिया ओबरॉय ने कहा। जरूरत नहीं, शंकर काका की चोट ठीक करने का मेरा अपना तरीका है। तुम ये ड्रैगन जिनसिंग रखो और ओबरॉय परिवार ले जाओ, शायद तुम्हारे दादाजी के काम आए, रणवीर रायचंद ने कहा। उसने रिया ओबरॉय को शंकर काका द्वारा बचाए जाने की बात भी बताई। बात खत्म कर रणवीर रायचंद कार में बैठा और विक्रम के साथ शहर लौट गया। ये औरत रिया ओबरॉय कई करोड़ ठगी गई और गुस्से से भरी थी, फिर भी ड्रैगन जिनसिंग देना चाहती थी। नेक दिल की कहलाएगी। उसके गुस्सा होने पर भी बोल न पाने के भाव को याद कर रणवीर रायचंद के होठों पर मुस्कान आ गई। दिल्ली लौटते देर हो चुकी थी। रणवीर रायचंद ने सोचा कल शंकर काका की आंखें देखने जाएंगे, इसलिए सीधे होटल लौट गया। और इसी वक्त दूर किसी विदेशी जमीन पर रहस्यमयी आभा से घिरे प्राचीन महल में एक खबर ने हत्या की आग भड़का दी। पाताल रानी तारा और देवलोक के 2 संप्रदाय मास्टर आर्यावर्त में मारे गए। उन्होंने मेरे देवलोक के लोगों को छुआ भी। ये जुर्रत, पता चला कौन था? महल से गुस्से भरी आवाज गूंजी, पूरी रात कांप उठी। पूरे देवलोक में उस पल भय छा गया। देवलोक का संप्रदाय मास्टर जो लंबे समय से चुप था, गुस्से में आ गया। यह ऐतिहासिक पल था। रानी तारा रायचंद परिवार के जैद लटकन के सुराग की जांच के लिए आर्यावर्त गई थीं।
ये मामला रुद्रधाम के मालिक रणवीर रायचंद से जुड़ा है। शायद उन्होंने ही इन्हें खत्म किया, वरना इतनी ताकत किसी में नहीं। एक अधीनस्थ महल में घुटनों पर बैठा रिपोर्ट कर रहा था। बात खत्म होते ही महल के सामने विशाल पत्थर की कुर्सी पर बैठा काले लबादे वाला आदमी अचानक खड़ा हो गया। एक बेमिसाल आभा तुरंत फैल गई। नीचे घुटनों पर बैठा अधीनस्थ कांप उठा और सिर और नीचा कर लिया। रुद्रधाम, रणवीर रायचंद, क्या तुम खुद को अजेय समझते हो? उस वक्त जब तुमने 10 राज्य गठबंधन को नेस्तनाबूद किया था तो सिर्फ इसलिए कि देवलोक के पास ज्यादा जरूरी काम थे, हमने हस्तक्षेप नहीं किया। अगर तुम रक्तभूमि में छिपे रहते तो देवलोक तुम्हें छोड़ देता, मगर तुमने समझौता तोड़ा, फिर से बाहर निकले और मेरे लोगों को मारा। जब ऐसा है तो मैं तुम्हें भारी कीमत चुकवाऊंगा और तुम्हारे पूरे रुद्रधाम को नर्क भेज दूंगा। बेहद उदास आवाज में भारी गुस्सा था, जैसे मौत का फरमान। पूरे देवलोक में सब बेचैन हो गए। मेरा आदेश सुनो, काल को आर्यावर्त भेजो, रणवीर रायचंद को दफन करो और लटकन वापस लाओ। जो भी रास्ते में आए उसे मार डालो। उस अंधेरी रात में देवलोक से भयानक लोग निकले, काल के नाम से आर्यावर्त की तरफ बढ़े। दिल्ली में रात शांत बीती। सुबह जल्दी रणवीर रायचंद ने अनन्या और रूही के साथ नाश्ता किया, फिर शंकर काका से मिलने निकल गया। हाथ में बड़ा थैला था जिसमें जड़ी बूटियां थीं। आंगन में घुसते ही दीवानजी उत्साहित हो गए। रणवीर, युवा मालिक, आखिर आए। शंकर काका तो आपको बुला बुला कर थक गए। रणवीर रायचंद को बिना पूछे पता था शंकर काका बेहतर हैं, काफी बेहतर, आंखों को छोड़कर चल फिर सकते हैं। दीवानजी की बात पूरी हुई ही थी कि शंकर काका टटोलते हुए बाहर आए। ये छोटा रणवीर है। शंकर काका, मैं आपको देखने आया हूँ। रणवीर रायचंद ने आगे बढ़कर उन्हें सहारा दिया। छोटा रणवीर, 7 बड़े परिवार सचमुच खत्म हो गए? शंकर काका ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, अब दिल्ली में 7 बड़े परिवारों का नामो निशान नहीं। रायचंद परिवार की बदला और तुम्हारा बदला दोनों पूरा हो गया। रणवीर रायचंद ने कहा। बहुत अच्छा, आसमान में आंखें हैं। शंकर काका बेहद उत्साहित हो गए। शंकर काका, पहले शांत हो जाओ, मैं आज तुम्हारी आंखें ठीक करने आया हूँ। रणवीर रायचंद ने कहा। मेरी आंखें सचमुच ठीक हो सकती हैं? शंकर काका को यकीन नहीं आया। मैंने मन ही मन कसम खाई थी कि तुम्हारी आंखें ठीक होने के बाद दिल्ली में 7 बड़े परिवार नहीं रहेंगे, इसलिए अब अपनी कसम पूरी करने आया हूँ। रणवीर रायचंद ने मुस्कुराते हुए कहा। छोटा रणवीर, मुझे लगता है मेरी आंखें ठीक नहीं हो सकती, मगर तुम कोशिश करना चाहते हो तो करो। शंकर काका ने कहा। लगता है शंकर काका को अब भी यकीन नहीं। रणवीर रायचंद ने मुस्कुराते हुए सोचा। उसने कुछ नहीं समझाया और तुरंत जड़ी बूटियां निकालकर दीवानजी से काढ़ा बनाने को कहा। सब बाजार से खरीदी थी, बहुत महंगी नहीं। अब तक देरी इसलिए की थी क्योंकि 7 बड़े परिवारों को खत्म नहीं किया था और वक्त नहीं मिला। अब हाथ खाली थे तो सारी जड़ी बूटियां खरीद ली थीं। शंकर काका को पूरी तरह ठीक करने का इरादा था। ड्रैगन जिनसेंग सचमुच अच्छी है, मगर रणवीर रायचंद के लिए जड़ी बूटियां सिर्फ सहायक हैं। असली इलाज उसका अपना है। दीवानजी काढ़ा बनाने गए। रणवीर रायचंद ने शंकर काका को बैठाया, फिर चांदी की सुइयां निकाली और उनके कनपटी और भौं के बीच में गड़ाईं। ये सब बेहद अहम जगहें थीं। सुई की नोक में जरा भी गलती नहीं हो सकती थी। अगर मेडिकल उपकरण से स्कैन होता तो कंप्यूटर पर साफ दिखता कि हर सुई बहुत बारीक और मुश्किल से पता चलने वाली रक्तवाहिकाओं में गड़ी है। अनुभवी डॉक्टर भी शायद पूरे शरीर की नसों का नक्शा देखकर भी एक बार में सब नहीं ढूंढ पाते। सुइयां गड़ाते ही रणवीर रायचंद ने प्राण शक्ति चलाई और उंगलियां जोड़कर उनके शरीर की मालिश की। अदृश्य रूप से प्राण शक्ति शरीर में घुसी, रक्त संचार बढ़ाया, वाहिकाएं खोली और गहरा चक्र चलाया। प्राण शक्ति जब रक्त को धकेलती है तो सुइयों से रुककर प्राण सागर बन जाता है। जब प्राण सागर कुछ हद तक बन जाता है तो रणवीर रायचंद तेजी से सुई निकालता है, गहन द्वार खोलता है और प्राण सागर को आगे बढ़ने देता है। फिर दूसरी जगह सुई गाड़कर रक्त और प्राण का प्रवाह फिर से बनाता है। ये संजीवनी विद्या की ताकत है। सुई की कला भूत देव जैसी अनंत रहस्यमयी। बीमारी के हिसाब से प्राण शक्ति और सुई कला का मेल अप्रत्याशित। शंकर काका की आंखें आंख की पुतली में खराब नहीं हुई थी, बल्कि रक्तवाहिकाएं मृत हो गई थीं, जिससे आंखें अपना काम खो बैठी थीं। रणवीर रायचंद कर रहा था अनगिनत बारीक वाहिकाओं को बिना नुकसान पहुंचाए साफ करना, जिसके लिए बेहद सावधानी चाहिए थी। 3 घंटे बाद रणवीर रायचंद ने दीवानजी से औषधि का तरल मंगवाया, फिर शंकर काका से सिर नीचा कर आंखें उस बेसिन में डुबोने को कहा। उसी पल उसने सारी सुइयां निकाल दी और बंद प्राण सागर अचानक आंखों की तरफ बढ़े। रणवीर रायचंद ने तुरंत चीख कर कहा, शंकर काका, आंखें खोलो और औषधि तरल को आंखों में घुसने दो ताकि पुतलियां सुरक्षित रहें। शंकर काका ने वैसा ही किया। आंखें खोलने की कोशिश की और तरल आंखों में घुसा। जलन हुई। शंकर काका, थोड़ा और सह लो, अभी थोड़ा वक्त और चाहिए, रणवीर रायचंद ने कहा, अपनी घड़ी को घूरते हुए। 10 मिनट बाद रणवीर रायचंद ने अचानक कहा, बस। शंकर काका ने सिर उठाया। एक रोशनी की लहर ने उन्हें आंखें बंद करने पर मजबूर किया और दिल जोर से धड़का।
धीरे धीरे अभ्यस्त होने पर उन्होंने फिर आंखें खोली और सामने सब साफ होने लगा। दीवान जी, शंकर काका, तुम देख सकते हो। दीवान जी बेहद उत्साहित हो गए। तुम छोटा रणवीर हो। शंकर काका ने रणवीर रायचंद को घूरा। मैं हूँ। रणवीर रायचंद ने सिर हिलाया। मैं देख सकता हूँ, सचमुच देख सकता हूँ। शंकर काका तुरंत उत्साहित हो गए। मैं जैसे अंधे को फिर ये दुनिया दिख गई। हाँ हाँ। छोटा रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं क्या कहूँ, समझ नहीं आ रहा। शंकर काका ने रणवीर रायचंद को गले लगाया, बोलते बोलते असमंजस में। अध्याय 95 कर्ज का तूफान। रणवीर रायचंद से मिलने से पहले वे अपनी किस्मत को मान चुके थे। आंखें ठीक होने की बात तो दूर, पैर ठीक होने की उम्मीद भी नहीं की थी। यहाँ दिन काटने के बजाय वे बस मौत का इंतजार कर रहे थे। उनका वक्त खत्म होने वाला था। रणवीर रायचंद ने उनके पैर ठीक किए और उससे ही वे संतुष्ट हो गए थे। अब आंखें भी ठीक हो गईं तो खुशी से पागल हो उठे। अगर रणवीर रायचंद न रोकता तो वे जमीन पर घुटने टेक देते। शंकर काका, शुक्रिया की जरूरत नहीं। अगर तुमने मुझे न बचाया होता तो मैं जिंदा न होता। जो कर रहा हूँ वो मेरा फर्ज है। फिर भी शंकर काका बेहद आभारी थे। रणवीर रायचंद का हाथ पकड़े पुराने दिनों को याद करते रहे। तुम्हारे पिता सम्मानित व्यापारी थे। रायचंद परिवार को दिल्ली से गायब नहीं होना चाहिए था। शंकर काका ने आखिर में आह भरी। 7 बड़े परिवार खत्म हो गए, मैं रायचंद परिवार को फिर खड़ा करूंगा। रणवीर रायचंद ने दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगर इस बूढ़े का कोई काम हो तो बस कहना। शंकर काका ने गंभीरता से कहा। शंकर काका को, जो अब बूढ़े हो चुके थे, देखकर रणवीर रायचंद का दिल भर आया। मगर अब उसके पास इतनी ताकत थी कि कुछ भी संभाल सकता था। आज से वह अपने आसपास के हर शख्स की रक्षा करेगा। शंकर काका रायचंद परिवार के कब्रिस्तान जाना चाहते थे श्रद्धांजलि देने। रणवीर रायचंद भी साथ जाने वाला था। मगर तभी विक्रम का मैसेज आया। ईशानी थोड़ी मुसीबत में थी। ये लड़की फिर क्या कर बैठी। रणवीर रायचंद ने भौहें से कुढ़ी, जांचने की तैयारी की। शंकर काका, मुझे कुछ काम है। उन्हें सच नहीं बताया, डर था बूढ़ा चिंता करेगा। ठीक है, सुरक्षित रहना। शंकर काका ने हिदायत दी। आंगन से निकलते ही विक्रम दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। कार में बैठते ही दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ दौड़े। आखिरकार यूनिवर्सिटी के पास फूड स्ट्रीट पर पहुंचे, जहां हमेशा छात्रों की भीड़ रहती है। विक्रम ने मिल्क टी शॉप के सामने जगह ढूंढी और गाड़ी रोकी। यही है। कार से उतरते ही छाया से रुद्रधाम का एक सदस्य निकला। ड्रैगन किंग विक्रम को रिपोर्ट, ईशानी शॉप के अंदर है। सुरक्षित है? विक्रम ने पूछा। अभी तक सुरक्षित है, हम पूरी नजर रख रहे हैं। अच्छा, वापस जाओ। विक्रम ने सिर हिलाया, फिर रणवीर रायचंद से कहा, हॉल मास्टर, वो अंदर है। रणवीर रायचंद ने हल्के से हामी भरी और मिल्क टी शॉप में घुस गया। अंदर कई युवा गुंडे छिपकर इंतजार कर रहे थे। उन्होंने ईशानी और एक दूसरी लड़की को घेर रखा था। भाई, कुछ दिन और मोहलत दे दो ना। मैं पार्ट टाइम काम कर रही हूँ, पैसे कमा रही हूँ, जल्दी लौटा दूंगी। ईशानी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लौटाएगी मेरी गां, कितनी मोहलतें दे चुके हैं। मूलधन 5,000 था, ब्याज 20,000, कुल 25,000। आज नहीं मिले तो तुम्हारे कॉलेज में हंगामा करेंगे। सुनहरे बालों वाले गुंडे ने गरजा। ये तो सूदखोरी है, ब्याज इतना कैसे? दूसरी लड़की ने चीख कर कहा। थप्पड़। सुनहरे बालों वाले ने उसे थप्पड़ मार दिया। तेरी बकवास बंद कर, मेरी सहेली को मत मारो। मैं जरूर पैसे लौटाऊंगी, बस 3 दिन और दे दो, ठीक है? ईशानी ने मोल भाव किया। अब भी मोल तोल। अगर सचमुच पैसे नहीं हैं तो आज रात हम भाइयों के साथ सो जाओ। अच्छे से सेवा की तो ब्याज माफ कर देंगे। सुनहरे बालों वाले ने गंदी नजर से कहा। नहीं हो सकता, ईशानी ने साफ मना कर दिया। क्या हमें कम समझ रही हो? सावधान, निकाल कर डरा दूंगा। सुनहरे बालों वाले की अचानक कही बात से दोनों लड़कियां सहम गईं। उसके गुर्गे गंदी हंसी हंसे, नजरें ईशानी पर घूम रही थीं। ईशानी ने अपनी सहेली को खींचकर पीछे हटाया। मत बदमाशी करो, वरना क्या? सुनहरे बालों वाला करीब आया और ईशानी को पकड़ लिया। मैं लड़ूंगी। ईशानी ने उसे धक्का दिया और सहेली के साथ दरवाजे की तरफ भागी। क्या बात है, मुझे छूने की हिम्मत? सुनहरे बालों वाला भड़क उठा। रोको इन्हें। गुर्गों ने दोनों लड़कियों को पकड़ लिया। सुनहरे बालों वाला आगे बढ़ा, ईशानी को थप्पड़ मारने हाथ उठाया। धड़ाम। उसी पल शॉप का दरवाजा टूटा और एक आकृति अंदर घुसी। गुंडों को देखते न देखते नया आया व्यक्ति सुनहरे बालों वाले को मुक्का मार उड़ा दिया। वह जमीन पर गिरकर कराहने लगा। दोनों लड़कियां डरकर भागी, मगर किसी की छाती से टकराईं और सांस रोक ली। ऊपर देखा तो दंग रह गईं। इतना हैंडसम, सहेली ने बड़बड़ाया। मोहित। रणवीर भाई, ईशानी ने अविश्वास से कहा। तुम ठीक हो? रणवीर रायचंद ने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, ईशानी ने मूड होकर जवाब दिया। अभी सदमा में थी। मुझे मारने की हिम्मत? भाइयों, इसे खत्म करो। सुनहरे बालों वाला चीखा। कई गुंडे विक्रम पर झपटे। बेवकूफ। विक्रम ने फोन का और हाथ चलाया।
धड़ 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 गुंडे चिथड़े जैसे उड़ गए, पलक झपकते ही सब जमीन पर कराह रहे थे। हॉल मास्टर, सब साफ, इनका क्या करें? विक्रम ने रणवीर रायचंद की तरफ मुड़कर पूछा। ईशानी की खूबसूरत सहेली हैरानी से देख रही थी। इतना खतरनाक लड़ाका इस युवक का कहना मानता है? ये आखिर कौन है? उसकी आंखों में प्रशंसा चमक रही थी। रणवीर रायचंद की नज़र सुनहरे बालों वाले पर पड़ी। वह डर से पागल हो गया। तुम क्या चाहते हो? रणवीर रायचंद ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ा। सुनहरे बालों वाला निगल गया। मैं बता रहा हूँ, ये लड़की मुझसे उधार ले चुकी है। अगर तुम पैसे नहीं देते और मुझे मारते भी हो तो बस देखते जाओ। बात पूरी हुई नहीं थी कि रणवीर रायचंद उसके पास पहुंचा और उसके हाथ पर पैर रख दिया। कड़क, हाथ तुरंत टूट गया। आह! सुनहरे बालों वाला आसमान की तरफ चीखा, चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ईशानी और उसकी सहेली एक दूसरे से लिपट गईं, देखने की हिम्मत नहीं हुई। देखते जाओ मौत को, रणवीर रायचंद ने ठंडे लहजे में पूछा। क्या तुम जानते भी हो हम कौन हैं? सुनहरे बालों वाला दांत पीस कर बोला। मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो। रणवीर रायचंद ने पैर और दबाया। पांचों उंगलियां बांस की तरह कड़क कड़क टूटती गईं। गुर्गे कांप गए। ये आदमी बेरहम है। पल भर में सुनहरे बालों वाले का हाथ खून से लथपथ मांस का लोथड़ा बन गया। बॉस, गलती हो गई, छोड़ दो प्लीज। सुनहरे बालों वाला रोने लगा, तुरंत टूट गया। वह सिर्फ छोटा गुंडा था, इतना डरावना आदमी कभी नहीं देखा था। इसे कितना उधार है? 5,000 मूलधन, 20,000 ब्याज। सुनहरे बालों वाला ईमानदारी से बोला। तुझे बड़ी हिम्मत है, 5,000 मूलधन पर 20,000 ब्याज मांगता है? रणवीर रायचंद ने व्यंग्य किया। पीछे विक्रम ने आंखें घुमाई। 7 बड़े परिवारों का 500 करोड़ मूलधन था, फिर भी हॉल मास्टर ने 10 गुना ब्याज मांगा था। बॉस, मेरी मजबूरी है, मैं तो सिर्फ उधार वसूलने वाला हूँ। पैसे नहीं लाया तो मेरा बॉस मुझे डांटेगा। सुनहरे बालों वाला रोने लगा। रोना बंद कर, 5,000 मूलधन मैं दूंगा, 20,000 ब्याज माफ। रणवीर रायचंद ने विक्रम से 5,000 निकलवा कर सुनहरे बालों वाले पर फेंके। याद रखना, कर्ज चुकता फिर परेशान किया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। रणवीर रायचंद की बर्फीली चेतावनी से सुनहरे बालों वाला पागलों की तरह सिर हिलाने लगा। भागो, रणवीर रायचंद ने गर्जा। सुनहरे बालों वाला उठा और अपने गुर्गों के साथ भागा। डर था देर की तो जान चली जाएगी। वो युवक तो जिंदा शैतान था। अध्याय 96, बेशर्मी की हद। रणवीर, शुक्रिया, 5,000 मैं जल्दी लौटा दूंगी। ईशानी ने शर्माते हुए कहा। जरूरत नहीं, पिछले बार तुम्हारी पार्ट टाइम नौकरी खराब करने की भरपाई समझो। रणवीर रायचंद ने लापरवाही से कहा। थैंक्स, मैं ईशानी की सहेली हूँ यामिनी। खूबसूरत लड़की ने रणवीर रायचंद को चमकती नजरों से अपना परिचय दिया, शर्माई हुई। रणवीर रायचंद ने ठंडे से सिर हिलाया, फिर ईशानी की तरफ मुड़ा। अकेले में बात कर सकते हैं? हाँ, ईशानी ने होंठ काटा, जैसे बच्चा जो गलती पकड़ा गया हो। हम बाहर इंतजार करते हैं, विक्रम ने खुद कहा। दोनों लड़कियां अनमने मन से मिल्क टी शॉप से बाहर निकली, उन्हें अकेलापन दिया। किसी मुसीबत में हो? रणवीर रायचंद ने पूछा। ईशानी ने हैरानी से देखा। उसे डांट की उम्मीद थी मगर फिक्र थी। दिल गर्म हो गया। मैं अकेले ठीक हूँ, तुम्हारे दादाजी से जुड़ा है, उसने लाइनों के बीच पढ़ लिया। ईशानी ने सिर झुका लिया। दादाजी के अस्पताल का बिल कम पड़ गया, मजबूरी में लोन कंपनी से उधार लिया। पता नहीं था इतने सूदखोर हैं। तो पिछले बार अप्सरा क्लब में काम इसलिए था। उसने छोटा सा सिर हिलाया, चेहरे पर शिकायत थी। उसे दोष नहीं दिया। बात खत्म, अब पढ़ाई पर ध्यान दो। दूंगी, मगर एक बात मांग सकती हूँ, उसने धीरे से कहा। क्या? दादाजी को मत बताना, वे चिंता करेंगे। रणवीर रायचंद हंसा। शंकर काका के यहाँ ही था जब मुझे पता चला तुम मुसीबत में हो। अरे तो वे, चिंता मत कर, मैं भी नहीं चाहता वे परेशान हो। तुम न मांगती तो भी मैं चुप रहता। ईशानी ने राहत की सांस ली। थैंक यू रणवीर, मगर मुझे एक वादा करना पड़ेगा। क्या? उसकी आंखों में डर चमका। कहीं वो उम्र का फर्क क्या मान जाए? उसकी कल्पना दौड़ने लगी। जब भी पैसे या कोई ऐसी चीज चाहिए जो तुम खुद न संभाल सको, सीधे मेरे पास आना। ओह, वह हंस पड़ी। क्या सोचा था? उसने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं, उसने जल्दी इनकार किया। ठीक है, मैं चलता हूँ। मिल्क टी पिलाऊं? मेरी खुद की रेसिपी, उसने मुस्कुराते हुए कहा और सहेली के साथ काउंटर के पीछे व्यस्त हो गई। मना नहीं कर सका। रणवीर रायचंद और विक्रम दोनों कप लेकर निकले। लगा 2 ड्रिंक के लिए जंग लड़ाए। जैसे ही वह गया, यामिनी बोली, ईशानी, ये तेरे लिए कौन है? कुछ रिश्तेदार जैसा, ईशानी ने रुककर कहा। परफेक्ट, यामिनी चीखी। पसंद आ गया? ईशानी ने आंखें घुमाई। तुझे नहीं लगता वो बहुत हैंडसम है? इतना करिश्माई, यामिनी ने तारे नजरों में लिए कहा। सहेली को दीवाना देख ईशानी ने आह भरी। हाँ, रणवीर काफी अच्छा दिखता है और बिल्कुल बॉयफ्रेंड मटेरियल। ईशानी, मेरी जिंदगी की खुशी तुम्हारे हाथ में है, प्लीज। मैचमेकर नहीं बनूंगी, खुद जादू चलाओ।
ईशानी ने मना किया। अचानक उसमें मालिकाना भाव जागा। रणवीर उसका है, उसे बचाना है। अरे हाय, लगभग भूल ही गई। ईशानी बाहर भागी। रणवीर, कल मेरा बर्थडे है, तुम्हें आना पड़ेगा। कार में आधा बैठा रणवीर रायचंद उसकी पुकार पर मुड़ा। देखेंगे। वह कार में बैठा और चल दिया। पुराना दुश्मन मर चुका था मगर जैद लटकन ने देवलोक को खींच लिया था और ओबरॉय परिवार को भी घसीटा था। दिल्ली में अब ज्यादा रुकना मुमकिन नहीं था। सब सुलझाते ही वह और रिया ओबरॉय जयपुर रवाना होंगे। कार में सब सोचते हुए उसने पूछा, विक्रम, 7 बड़े परिवारों की संपत्ति का क्या हाल है? हमारे लोग लगा रखे हैं, सब काबू में है। अच्छा, 3 दिन बाद होटल बुक करो और रायचंद परिवार के वापसी भोज का ऐलान करो। दिल्ली के हर नामी व्यक्ति और रायचंद खानदान के पुराने दोस्तों को न्योता भेजो। मैं चाहता हूं पूरा पूर्व देश जान ले, 6 साल गायब रहने के बाद रायचंद परिवार वापस आ गया है। समझ गया, विक्रम ने बिना हिचक जवाब दिया। होटल लौटते ही रणवीर रायचंद कार से उतरा ही था कि प्रवेश द्वार के पास कुछ आकृतियां मंडरा रही थीं। सुरेश शर्मा और उनका पूरा परिवार। उसे देखते ही सुरेश शर्मा पूरे परिवार के साथ दौड़े आए। रणवीर, क्या संयोग, यहाँ मिल गए? क्या चाहिए? रणवीर रायचंद ने ठंडे लहजे में पूछा। झूठी बातों में वक्त बर्बाद करने के मूड में नहीं था। कुछ खास नहीं, सुना तुम यहीं रुके हो तो चले आए। सुरेश शर्मा ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा। चले आए, बल्कि पैसा खर्च कर हमें ढूंढवाया होगा। रणवीर रायचंद ने मन ही मन व्यंग्य किया। अगर बस इतना ही है तो मैं जा रहा हूँ। उसने मुड़कर चल दिया। अरे रणवीर, रुको। सुरेश शर्मा ने जल्दी से रोका। बोलो। उसकी नज़र बर्फ जैसी थी। बस सुना अनन्या के अंकल से कि तुमने पैसे वसूल लिए 550 करोड़। सुरेश शर्मा ने टोह लिया। लता शर्मा और स्नेहा शर्मा की आंखें चमक उठीं। 550 करोड़, मुंह में पानी आ जाए। पता था पैसों की बात है, वरना झूठी मुस्काने क्यों? किशोर शर्मा ने जानबूझकर खबर दी होगी। इन्हें पता ही नहीं कि इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, 550 करोड़ बड़ी रकम। रणवीर रायचंद ने माना। शाबाश। शर्मा परिवार चमक उठा। मगर तुम्हारा इससे क्या लेना देना? उसने जोड़ा। उनकी मुस्कान जम गई। ऐसा कैसे कह सकते हो? वो कॉन्ट्रैक्ट तो हमारे लिए था। 55 अरब 3 हिस्सों में बढ़ते तो हर हिस्से में 18.33 अरब। अनन्या का हिस्सा निकालो और बाकी 36.67 अरब हमें दो। बिल्कुल सही हिसाब लगाया। उसने व्यंग्य किया। तुमने सबके सामने कॉन्ट्रैक्ट ठुकराया और अनन्या से रिश्ता तोड़ा। कहा कि अब कोई संबंध नहीं। अब 36 अरब से ज्यादा मांग रहे हो। सुरेश शर्मा का चेहरा लाल हो गया मगर बेशर्मी नहीं छूटी। अगर मैं न ठुकराता तो कॉन्ट्रैक्ट अनन्या के पास न पहुंचता और तुम्हें वो दौलत कभी न मिलती। मेरी मेहरबानी है। बेतुका पैसों के लिए इनकी बेशर्मी की कोई हद नहीं। एक पैसा भी तुम्हारा नहीं, रणवीर रायचंद ने कहा और चल दिया। दामाद, 36 अरब ज्यादा है तो 30, 20 प्लीज, लता शर्मा चीखी। अध्याय 97, दिल्ली में बसना। अरे रणवीर, कुछ तो दो, पूरा नहीं तो कम से कम 100 करोड़। सुरेश शर्मा चीखा। रणवीर रायचंद ने जवाब नहीं दिया। रणवीर रायचंद। सुरेश शर्मा भड़क उठा। हद मत करो, 550 करोड़ में से हमें कुछ तो बनता है। हद मैं कर रहा हूँ। रणवीर रायचंद अचानक मुड़ा। उसकी बर्फीली नज़र तीनों शर्माओं पर तलवार की तरह पड़ी। उसी पल शून्य स्तर जैसे जम गया। अदृश्य हत्या की मंशा पागलों की तरह फैल गई। तीनों शर्मा कांप उठे, चेहरे सफेद पड़ गए डर से। तुम्हें अच्छे से पता है तुमने क्या किया है। अनन्या का लिहाज न होता तो तुम जिंदा न होते, और 550 करोड़ का तुमसे कोई लेना देना नहीं, एक पैसा भी नहीं। अनन्या और रूही ऊपर हैं, मैं नहीं चाहता वे तुम्हें देखें। निकलो यहाँ से अभी, रणवीर रायचंद ने गरज कर कहा और होटल में घुस गया। डर से सफ़ेद चेहरे शर्माओं ने असहज तरीके से पीछे हटना शुरू किया। स्वीट में लौटकर रणवीर रायचंद ने अनन्या से इस बारे में कुछ नहीं कहा, उसे परेशान नहीं करना चाहता था। डैडी, तुम आ गए, रूही ने झपट कर गले लगा लिया। रणवीर रायचंद ने उसे ऊपर उठाया। मुझे मिस किया? हाँ, रूही ने आज्ञाकारी स्वर में कहा। रणवीर, मैंने सोच लिया, रूही को यहीं स्कूल में डालना चाहिए, दिल्ली की पढ़ाई बेहतर है। सिर्फ मेरी चिंता नौकरी की है। मैनेजर सेठ ने अभी प्रमोट किया है, हर महीने लाखों। अगर रूही यहीं पढ़ेगी तो या तो रोज आना जाना करूंगी या नौकरी छोड़ दूंगी, जो अफसोस की बात होगी। अनन्या शर्मा ने अपनी चिंता बताई। 550 करोड़ हाथ में हैं और तुम नौकरी की फिक्र कर रही हो। रणवीर रायचंद हंसा। 500 करोड़ जिंदगी भर चल सकते हैं मगर जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और आलसी होना गलत है। मैं काम करना चाहती हूँ, अनन्या शर्मा ने कहा। अनन्या, रणवीर रायचंद की नज़र नरम पड़ी। हाँ, तुमसे मिलना मेरी सबसे बड़ी किस्मत थी। ज्यादातर लोग 50 लाख पाते तो नौकरी छोड़ देते। अनन्या के पास 550 करोड़ है, फिर भी साफ सोच रही है। पैसा उसे अंधा नहीं कर सका। मेरी भी, अनन्या शर्मा ने चमकती मुस्कान दी। दांत चमके, पूरा चेहरा दमक उठा। अगर सचमुच काम करना चाहती हो तो मेरे पास एक नौकरी है, रणवीर रायचंद ने अचानक कहा।
कैसी नौकरी? 2 दिन में बताऊंगा, उसने टाल दिया। फिर वही। अनन्या शर्मा ने आंखें घुमाईं। अगले 2 दिन वे साथ में प्रॉपर्टी देखते रहे। 550 करोड़ हाथ में थे। रणवीर रायचंद विला चाहता था मगर किफ़ायती अनन्या साधारण अपार्टमेंट ढूंढ रही थी। बजट बढ़ाकर सिर्फ बड़ा फ्लैट करीब 50 लाख। रणवीर रायचंद ने आखिर उसे रोका। ऊंची इमारत में शोर से रूही की पढ़ाई प्रभावित होगी कहकर समझाया। आखिरकार शहर के बीचों बीच 200 करोड़ का विला खरीद लिया। साइन करते वक्त अनन्या डगमगाए। रणवीर, क्या ये ज्यादा फिजूल खर्ची नहीं? बच्चे के लिए कुछ भी जरूरी है, रणवीर रायचंद ने कहा और उसकी चिंता खत्म कर दी। रुद्रधाम के मालिक के रूप में 200 करोड़ तो दूर 2000 करोड़ भी पलक झपकते दे सकता था। उसके शब्दों से अनन्या का अपराध बोध कम हो गया। सबसे अच्छा किंडरगार्टन पास में है, बसते ही रूही डाल देंगे और प्राइमरी स्कूल भी टॉप रैंक का। सुविधाएं सोचकर उसे कीमत ठीक लगी। रणवीर रायचंद दिल्ली में बस रहा था। विक्रम कल के रायचंद परिवार पुनरुत्थान समारोह के लिए न्योते बांटने लगा। दिल्ली का हर नामी व्यक्ति न्योता पाने लायक था। इस आयोजन की खबर ने पूरे शहर का ध्यान खींच लिया। 6 साल बाद रायचंद परिवार दिल्ली लौट रहा था। ये बड़ी खबर थी। सिर्फ स्थानीय नहीं, पूरे पूर्व देश की नजरें थीं। रिपोर्टर तैयार खड़े थे। पुनरुत्थान में शिरकत करना और दिल्ली में रायचंद के फिर उठने का गवाह बनना बड़ा सम्मान था। अनगिनत लोग निजी तौर पर एक न्योते के लिए जुगत भिड़ा रहे थे। दिल्ली के एक जीर्ण सराय में किशोर शर्मा और गीता शर्मा के परिवार अस्थायी रूप से ठहरे थे। मोहनलाल शर्मा ने उन्हें निकाल दिया था। उनकी संपत्ति छीन ली गई थी। बिना पैसे के छोटी सराय में ठुसे थे। गुस्से से नींद नहीं आ रही थी। तभी गीता शर्मा की बेटी फाल्गुनी कपूर बाहर से दौड़ती आई। मम्मी, अंकल, रायचंद परिवार पुनरुत्थान समारोह कर रहा है। खबर फैल गई है, जल्दी दिल्ली सिर्फ रायचंद परिवार की हो जाएगी। कितनी जलन होती है। किशोर शर्मा ने बुदबुदाया। अगर रणवीर रायचंद ने 550 करोड़ पर एकाधिकार न जमाया होता तो शर्मा परिवार को दिल्ली में जगह मिल जाती। अब सब खत्म हो गया। उस रणवीर रायचंद को याद कर किशोर शर्मा का खून खौल रहा था। फाल्गुनी, रायचंद पुनरुत्थान से हमें क्या? गीता शर्मा ने पूछा। जो लड़का मेरे पीछे पड़ा है वो कमांडर शेरगिल का भतीजा है। अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊं तो हमें न्योते दिलवा सकता है। फाल्गुनी कपूर ने जल्दी से कहा। सच? गीता शर्मा चमक उठी। मजाक नहीं कर रही? किशोर शर्मा ने दबाया। बिल्कुल नहीं। उसके अंकल रायचंद युवा मालिक को जानते हैं और कल जाएंगे। एक शब्द बोलेंगे तो न्योते मिल जाएंगे। फाल्गुनी ने समझाया। शाबाश। समारोह में गए तो रायचंद युवा मालिक से दोस्ती हो सकती है। शायद नीलम स्क्वायर का इस्तेमाल कर लें। अगर रायचंद वारिस जांच करें तो 550 करोड़ वापस ले लें और अनन्या शर्मा व उसके पति को तड़पते देखें। किशोर शर्मा ने चाल चली। आंखें चमकीं। तब अनन्या और उसका आदमी हमारे सामने गिड़गिड़ाएंगे। गीता शर्मा ने कल्पना की। बिल्कुल। हाँ हाँ, आसमान ने एक दरवाजा खुला छोड़ा है। हमारा मौका फिर आ गया। दोनों परिवार पागलों की तरह हंस पड़े। फाल्गुनी, ये मौका मत छोड़ना। हम फिर उठेंगे तो कमांडर के बदसूरत भतीजे को ठोकर मार देना। गीता शर्मा ने साजिश रची। बिल्कुल, वो लड़का भद्दा है। इस्तेमाल न करती तो कभी न मानती। फाल्गुनी ने जहरीले अंदाज में कहा। इसी बीच विक्रम की लगातार रिपोर्टें मिल रही थीं। रणवीर रायचंद शांत बैठा इंतजार कर रहा था। कल जब समारोह शुरू होगा तो रायचंद परिवार दिल्ली में फिर उठेगा। स्वर्ग में उसके माता पिता और छोटी बहन निश्चय ही सांत्वना महसूस करेंगे। वह शांत इंतजार में था कि अचानक अग्नि का मैसेज आया। पढ़ते ही रणवीर रायचंद की आंखों में तीखी चमक कौंध गई। तो वो बूढ़े आखिर बैठ न सके। अध्याय 98। ईशानी का जन्मदिन। पहले जब अग्नि ने कहा था कि कुछ लोग बैठ नहीं सक रहे तो रणवीर रायचंद के दिमाग में सबसे पहले शिखर संसद का नाम आया था। ये आर्यावर्त का एक संस्थान था, बेहद रहस्यमयी और सर्वोच्च अधिकार वाला। शिखर संसद को संभालने वाले बूढ़े जीवाश्म थे, चालाकी में बेमिसाल। यहाँ तक कि आर्यावर्त की शाही परिवार को भी कई मामलों में शिखर संसद की सलाह माननी पड़ती थी। साधारण लोग इसका नाम तक नहीं सुनते थे मगर हर बड़ी राज्य नीति के पीछे शिखर संसद की छाया दिखती थी। आर्यावर्त के इतिहास में शिखर संसद 2 शब्दों का बेहद वजन था। देवलोक वाले बार बार समझौते का जिक्र करते थे। 10 राज्य गठबंधन के खत्म होने के बाद शिखर संसद ने आगे आकर आसपास के राज्यों और ताकतों को शांत किया था और वही समझौता करवाया था। एक अजीब शर्त थी कि रणवीर रायचंद रुद्रधाम को लेकर कोई जल्दबाजी न करे। इस तरह सभी देशों और गुटों के लिए सुरक्षा बनाई गई। बाद में जब रणवीर रायचंद रक्तभूमि में छिप गया तो शिखर संसद ने हिम्मत करके वही सौदा किया। इसलिए जब रणवीर रायचंद रक्तभूमि से बाहर निकला तो सबसे पहले जिस ग्रुप के बेचैन होने की उम्मीद थी वो शिखर संसद के वो बूढ़े थे। हालांकि उस वक्त गलत अनुमान लगाया था मगर अब अग्नि का मैसेज साबित कर रहा था। शिखर संसद बैठ न सकी और पहले ही लोगों को पूर्व देश भेज चुकी थी। उन्हें दरवाजे पर दस्तक देने की जरूरत नहीं थी। रणवीर रायचंद को अच्छे से पता था शिखर संसद क्या चाहती है। मेरी जिंदगी कोई तय नहीं कर सकता।
उसने तुरंत अग्नि को आदेश दिया कि शिखर संसद को नजरअंदाज करो, अभी हमारा एकमात्र दुश्मन देवलोक है। उस शाम रणवीर रायचंद ने अनन्या और रूही के साथ बाहर डिनर करने का प्लान बनाया था। तभी अचानक ईशानी का फोन आया। सोचा फिर कोई नई मुसीबत होगी। उसने माफी मांगी और बाहर जाकर फोन उठाया। रणवीर भाई, आज मेरा जन्मदिन है, आ सकते हो? शायद वक्त न हो, रणवीर रायचंद ने कहा। ओह, कोई बात नहीं, इतने सालों से परिवार या दोस्तों बिना जन्मदिन मनाने की आदी हूँ। ईशानी की आवाज मायूस हो गई। रणवीर रायचंद ने आह भरी। लड़की तरकीब भिड़ा रही थी। पता भेजो रणवीर भाई, सचमुच आओगे? ईशानी की उदासी उड़ गई। उत्साह फोन से छलक पड़ा। मना करने की हिम्मत नहीं। रणवीर रायचंद ने फोन काटा, अनन्या को बताया और बाहर निकल गया। सिर्फ जन्मदिन था। रणवीर रायचंद ने विक्रम को नहीं बुलाया और सीधे टैक्सी पकड़ ली। मिलने की जगह ईशानी की मिल्क टी शॉप थी। जब रणवीर रायचंद पहुंचा तो 10 से ज्यादा लोग, ईशानी के लड़के लड़कियों सहपाठी पहले से थे। रणवीर रायचंद की उम्र ज्यादा नहीं थी। परिवार की त्रासदी न होती तो शायद ग्रेजुएट होता और इन छात्रों में घुल मिल जाता। अब मगर ये सब उसे बच्चे लग रहे थे। यहाँ आया था तो खाना खाकर चला जाएगा। रणवीर भाई आ गए। ईशानी शॉप से दौड़ती बाहर आई, खुशी से चीखी। रणवीर रायचंद आ गया। यामिनी की आंखें चमकी और वह भी बाहर दौड़ी। रणवीर रायचंद को देखकर वह शर्मा गई। ईशानी, ये तेरा वो भाई है? हमें कितना इंतजार करवाया। डिजाइनर कपड़ों वाला लड़का रणवीर रायचंद को ऊपर नीचे देखकर बोला, आवाज में चिढ़ थी। दोपहर का खाना छोड़ दिया क्या? चुप कर, ईशानी ने जवाबी वार किया। रणवीर रायचंद, विक्की चड्ढा बस ऐसे बोलता है, मत ध्यान दो, यामिनी ने कहा। यामिनी, कहीं तुझे ईशानी का भाई पसंद तो नहीं आ गया? इतना बचाव कर रही है। दूसरे लड़के ने छेड़ा। लक्ष्य, चुप कर, यामिनी ने कहा। तेरा चेहरा लाल हो गया, मान ले। लक्ष्य हंसा। मारूंगी। यामिनी गुस्से में खेल खेल में लक्ष्य का पीछा करने दौड़ी। ठीक है, देर हो रही है, पहले ईशानी का जन्मदिन। चलो, विक्की चड्ढा ने बेसब्री से गरजा। रणवीर रायचंद के आते ही हर लड़की की नजर उस पर जमी थी और विक्की चड्ढा को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सच, देर हो रही है, चलो, ईशानी ने कहा। कर्ब पर 3 गाड़ियां खड़ी थीं, एक बेंज, एक BMW और एक सुपर कार। साफ था ईशानी के सहपाठी अमीर घरों से थे। दिल्ली लौटकर रणवीर रायचंद को पता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोग्राम में आने वाले बच्चे ज्यादातर रुतबे वाले घरों से होते हैं। ईशानी जैसे, जिनमें नेचुरल टैलेंट और अंक होते हैं, गिने चुने। सब सवार हो गए तो सिर्फ रणवीर रायचंद बाहर रह गया। सॉरी ब्रो, मेरी सुपर कार में सिर्फ ईशानी बैठेगी और बाकी गाड़ियां फुल हैं। टैक्सी ले लो। विक्की चड्ढा ने पीछे मुड़कर देखा। आंखों में जीत की चमक थी। आखिर उसे थोड़ा चेहरा मिल गया। ठीक है, रणवीर रायचंद ने सिर हिलाया। ईशानी का लिहाज था, इसलिए छात्रों से नहीं उलझेगा। उसे गाड़ी से स्टेटस साबित करने की जरूरत नहीं थी। रणवीर भाई, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ईशानी सुपरकार से उतर गई। ईशानी, तू? विक्की चड्ढा की मुस्कान जम गई। मैं भी टैक्सी लूंगी, BMW में जगह कम है। यामिनी भी उतर गई। विक्की चड्ढा का चेहरा और काला पड़ गया। जैसी तुम्हारी मर्जी, चलो। उसने एक्सीलेटर दबाया। सुपरकार गरजी और उड़ चली। बाकी 2 गाड़ियां पीछे पीछे। रणवीर रायचंद और दोनों लड़कियां टैक्सी पकड़ी। अंदर बैठते ही रणवीर रायचंद ने कड़वी मुस्कान दी। तुम दोनों मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रही हो। कैसी मुसीबत? ईशानी और यामिनी ने एक साथ पूछा। रणवीर रायचंद ने कुछ नहीं कहा, वह खाकर चला जाएगा। उम्मीद थी लड़के उसे न छेड़ें। 10 मिनट बाद विक्की चड्ढा का ग्रुप पहले पहुंचा। सिल्वर ड्रैगन लैंड, दिल्ली का सबसे शानदार मॉल और पूर्व देश का सबसे बड़ा लग्जरी हब। कभी कपूर परिवार का था। उनके खत्म होने के बाद सिल्वर ड्रैगन लैंड बिना प्रभाव के चलता रहा। रणवीर रायचंद के आदेश पर विक्रम ने गुप्त रूप से 7 बड़े परिवारों के उद्योगों को अपने काबू में लेना शुरू कर दिया था। चड्ढा, ईशानी का वो तथाकथित भाई कितना बेवकूफ़ है। हमने सेट कर रखा था कि ईशानी तेरे साथ बैठे, मगर उस हरामी ने प्लान बिगाड़ दिया। यामिनी भी उसके साथ चिपक गई। गुस्सा आ रहा है। लक्ष्य ने आग में घी डाला। भाई, वो तो बस ईशानी के पीछे लगा गरीब है, खुद को ज्यादा समझता है। बाद में देखना कैसे मजा चखाऊंगा, विक्की चड्ढा ने व्यंग्य किया। तभी रणवीर रायचंद की टैक्सी रुकी। दोनों लड़कियों को रणवीर रायचंद के साथ फुदकते देख विक्की चड्ढा का गुस्सा फिर भड़क उठा। सब फिर मिले तो ग्रुप सिल्वर ड्रैगन लैंड में घुस गया। डिनर में अभी वक्त है, पहले घूमते हैं, विक्की चड्ढा ने सुझाया। शानदार, सुना है यहाँ ढेर सारे डिजाइनर स्टोर हैं, खरीद न सके तो देखना तो फ्री है। सब सहमत हो गए। सब अमीर नहीं थे। ईशानी, यामिनी और कई अन्य साधारण परिवारों से थे। सिल्वर ड्रैगन लैंड जैसे हाई एंड इलाके में उन्हें आमतौर पर घुसने की हिम्मत नहीं होती थी। भव्य बुटीक के सामने से गुजरते हुए चमचमाती लग्जरी आइटम देखकर लड़कियां ईशानी समेत खुलकर ललचाई नजरों से देख रही थीं। अध्याय 99, बैग खरीदना।
विक्की चड्ढा बकबक करता रहा, हर दुकान और हर लग्जरी ब्रांड का परिचय इतनी शान से देता कि सारे ग्रुप वाले उसकी तारीफ करने पर मजबूर हो गए। आखिरकार उसे फिर से कुछ काम का लगने का एहसास हुआ और मज़ा आ रहा था। बातें करते हुए उसने चुपके से रणवीर रायचंद की तरफ नजर डाली। उसका चेहरा बिल्कुल खाली देखकर अंदर ही अंदर ठठाकर हंसा। देहाती शायद ब्रांड के नाम भी नहीं पढ़ पाता, डर के मारे पत्थर हो गया। ये सोचकर उसका घमंड और फूल गया। खिड़की से देखने से क्या फायदा, अंदर चलो, कहते हुए वो सीधा एलवी की बुटीक में घुस गया। थोड़ी दूर पर एक आदमी और औरत उनकी तरफ आ रहे थे। अचानक औरत ने अपने पास वाले गंजे आदमी का हाथ खींचा और चिल्लाई, डार्लिंग, वो रणवीर रायचंद नहीं लग रहा। रणवीर रायचंद नाम सुनते ही गंजे का चेहरा काला पड़ गया। वो बुटीक के दरवाजे की तरफ घूरने लगा। सच में वैसा ही लग रहा है। ये दोनों कोई और नहीं, अनन्या शर्मा की पुरानी क्लासमेट प्रिया मल्होत्रा और उसका गंजा पति मैनेजर गुप्ता थे। कभी बिल्डिंग मटेरियल का बादशाह था, रामपुर में रणवीर रायचंद ने जगदीश सेठ के साथ उसका सौदा तहस नहस कर दिया था। इतना नुकसान हुआ कि बाजार तक बेचना पड़ा। अब कर्ज के बोझ तले दबा हुआ, रोज उधारखोरों के पीछे पड़े रहते। दोनों रणवीर रायचंद से हड्डियां तक नफरत करते थे। अगर उसकी ताकत का डर न होता तो अब तक फाड़ खाया होता। रणवीर रायचंद दिल्ली में भी है क्या? सच में रायचंद परिवार का युवराज है? मैनेजर गुप्ता हैरान होकर बोला, अरे पागल, तुझे लगता है अनन्या शर्मा को इतनी किस्मत मिली होगी? थोड़े पैसे वाला आदमी मिल जाए एक बात है, रायचंद परिवार का युवराज। प्रिया मल्होत्रा ने ठठाकर कहा, रायचंद परिवार का युवराज तो जमीन आसमान एक कर देता है, 7 महान परिवारों को मिट्टी में मिला दे। अनन्या शर्मा का पति ऐसा कर सकता है क्या? हाँ हाँ, जरूर संयोग होगा। मैनेजर गुप्ता जोर जोर से सिर हिलाने लगा। डार्लिंग, लगता है बदला लेने का मौका आ गया, प्रिया मल्होत्रा ने अचानक कहा। क्या मतलब? मैनेजर गुप्ता ने पूछा। देख, रणवीर रायचंद अनन्या शर्मा के साथ नहीं है, कुछ जवान लड़कियों के साथ शॉपिंग कर रहा है और लग्जरी स्टोर में घुस रहा है। अगर मैं ये सब शूट करके अनन्या शर्मा को भेज दूं तो क्या होगा? प्रिया मल्होत्रा ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। मैनेजर गुप्ता की आंखें चमक उठीं। वाह वाह डार्लिंग, तू तो गजब की है। उसने उसकी कमर पर जोर से थप्पड़ मारा। प्रिया मल्होत्रा ने नखरे से कराहा, बस बातें कम, पीछा शुरू करो, कहकर दोनों चुपके चुपके पीछे लग गए, फोन से शूट करते हुए। एलवी बुटीक के अंदर ईशानी और बाकी लोग घुसे तो बैग्स और ज्वेलरी देखकर आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन सिर्फ देख सकते थे, खरीदना तो दूर की बात, स्टूडेंट्स की जेब के बस का नहीं। चलो, ईशानी ने कहा, कुछ खरीद नहीं सकते तो यहाँ खड़े रहना बेकार लग रहा था। जाना, आज तेरा बर्थडे है, विक्की चड्ढा ने जोर से कहा। अरे यार ईशानी, लगता है तेरे भैया ने कोई गिफ्ट नहीं लाया, यहीं से कुछ चुन ले। विक्की चड्ढा जानबूझकर उकसा रहा था, रणवीर रायचंद को बेइज्जत करने के लिए बेकरार। बाकी लड़के मुस्कुरा रहे थे, उन्हें यकीन था कि रणवीर रायचंद के पास पैसे नहीं होंगे। सिर्फ ईशानी का चेहरा जटिल हो गया। उसे पता था कि रणवीर रायचंद परिवार का युवराज है, चाहे तो पूरी बुटीक खरीद सकता है। विक्की चड्ढा, मेरे रणवीर भैया गिफ्ट लाएं या न लाएं, तुझे क्या? उसने झल्लाकर कहा। फिर रणवीर रायचंद को बुलाया, उसकी बात मत सुनो, चलो यहाँ से। कोई बात नहीं, रणवीर रायचंद ने सिर हिलाया। वो सही कह रहा है, जल्दबाजी में आया था, गिफ्ट भूल गया। जो पसंद आए चुन ले, मैं पे कर दूंगा। हाँ हाँ, विक्की चड्ढा ठठाकर हंसा। ये पागल हो गया है क्या? पता भी है ये कहाँ है? कैसे पे करेगा? रणवीर रायचंद, ये एलवी है, सब एलवी कहते हैं, बहुत महंगा है। यामिनी ने दयालुता से चेतावनी दी। डर था कि अभी भी नहीं समझा, इसलिए उसने पागलों की तरह प्राइस टैग्स की तरफ इशारा किया। बेल्ट हजारों की, कोई भी बैग 5 अंकों से शुरू। मुझे पता है, रणवीर रायचंद ने शांत स्वर में कहा। फिर भी खरीदना चाहता है। यामिनी दंग रह गई। जो पसंद आए चुन ले, रणवीर रायचंद ने ईशानी से कहा। ईशानी परेशान हो गई, उसे पता था वो खरीद सकता है, लेकिन खर्च करना नहीं चाहती थी। ईशानी, तेरे भैया ने कहा चुन ले, हिचकिचा मत। विक्की चड्ढा उकसाया, बेकरार की रणवीर रायचंद कैसे पे करेगा? हाँ ईशानी, उसे निराश मत कर। बाकी लड़के भी शामिल हो गए। चुप रहो सब, ईशानी चिल्लाई। फिर रणवीर रायचंद से बोली, उनकी बात मत सुनो, तुम्हें कुछ खरीदने की जरूरत नहीं। रणवीर रायचंद ने कुछ नहीं कहा, फिर सेल्सवुमन की तरफ मुड़ा। कोई बैग सजेस्ट करो जो इसके लिए सूट करे। सेल्स असिस्टेंट ने उसके साधारण कपड़ों पर नजर डाली और ठंडे स्वर में बोली, वो वाला। रणवीर रायचंद ने देखा, एलवी का क्लासिक मोनोग्राम क्रॉस बॉडी, प्राइस टैग 1 लाख रुपये। ये इतना महंगा? यामिनी ने मुंह ढक लिया। क्लासमेट स्तब्ध रह गए। एक बैग 1 लाख का, साधारण लोगों की पहुंच से बाहर। पसंद है? रणवीर रायचंद ने पूछा। ईशानी मना करने ही वाली थी कि रणवीर रायचंद बोला, बस बता, हाँ या ना। मजबूर होकर उसने सिर हिलाया। वो वाला पैक कर दो, रणवीर रायचंद ने फैसला किया। सेल्सवुमन आंखें फाड़े देखती रही। पक्का? ये बैग 1 लाख रुपये का है, इस साल का?
मैं बैग खरीदने आया हूँ, बकवास सुनने नहीं, रणवीर रायचंद ने बीच में काटा। बिल्कुल, अगर कह रहा है पे कर सकता है तो कर सकता है, जल्दी पैक करो। विक्की चड्ढा ने भी शामिल होकर कहा, दोस्तों के साथ मुस्कुराते हुए तमाशा देखने को तैयार। सेल्सवुमन का चेहरा ठंडा पड़ गया, कुछ नहीं बोली और बैग पैक करने लगी। कैसे पे करना चाहेंगे? कार्ड, रणवीर रायचंद ने कहा, शिखर ब्लैक कार्ड निकालने से बचते हुए कि बैंक वाले ना आ जाएं, उसने साधारण कार्ड निकाला। देखते हैं कितनी देर ये नाटक चलता है। विक्की चड्ढा और उसके दोस्त मन ही मन हंसे। सेल्सवुमन अभी भी शक में, कार्ड स्वाइप किया, ट्रांजैक्शन सफल, 1 लाख रुपये तुरंत कट गए। अरे बाप रे, सच में पैसे हैं। वो रणवीर रायचंद को घूरती रही, समझ गई कि गलत समझा था। 6 अंकों का खर्चा बिना पलक झपकाए। विक्की चड्ढा और बाकी सब सन रह गए, इस आदमी के पास 1 लाख कैसे हो सकते हैं। खुद रसीद चेक की, पेमेंट कन्फर्म्ड, 1 लाख रुपये। उनके चेहरे हरे लाल हो गए, यहाँ तक कि यामिनी की आंखें फटी रह गईं। रणवीर रायचंद ने ईशानी के लिए 1 लाख का बैग खरीद दिया, उसने कमा का था। रिमाइंडर के लिए शुक्रिया, वरना गिफ्ट भूल ही जाता, रणवीर रायचंद ने विक्की चड्ढा से कहा। तो विक्की चड्ढा शर्म से लाल हो गया, जमीन में धंस जाना चाहता था। उसने रणवीर रायचंद को बेइज्जत करने की कोशिश की, खुद ही जोकर बन गया, बेहद शर्मनाक। अध्याय 100, मुसीबत दरवाजे पर। बैग ईशानी को देते ही उसे बेहद भारी लगा। 1 लाख का लग्जरी बैग, उसकी जिंदगी का सबसे महंगा गिफ्ट। वो बहुत भावुक हो गई। रणवीर भैया, गिफ्ट के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, रणवीर रायचंद ने सादे लहजे में कहा। ईशानी का रणवीर रायचंद को देखने का अंदाज देखकर विक्की चड्ढा का गुस्सा भभक उठा। प्लान फेल हो गया, उल्टा दोनों और करीब आ गए। क्या मुसीबत थी। स्टोर से निकलकर सब सीधे रेस्तरां गए, जो मॉल के अंदर ही था। प्राइवेट रूम पहले से बुक था, माहौल बहुत शाही। ये रेस्तरां दिल्ली का सबसे मशहूर है। ईशानी के बर्थडे के लिए मैं सबको ट्रीट दे रहा हूँ, विक्की चड्ढा ने शान से कहा, कुछ इज्जत बचाने की कोशिश में। चड्ढा भाई, बहुत पैसे खर्च होंगे ना? लक्ष्य ने चापलूसी की। बस थोड़े पैसे, मेरे पापा सिल्वर ड्रैगन एम्पोरियम के शेयर होल्डर हैं। बॉस पापा को 50% डिस्काउंट देते हैं, खूब खाओ पियो, शर्माओ मत, विक्की चड्ढा ने घमंड से कहा। बहुत खुश होकर इज्जत महसूस कर रहा था। चड्ढा भाई जबरदस्त हैं, पता नहीं था पापा इतने बड़े आदमी हैं। सिल्वर ड्रैगन एम्पोरियम में शेयर होल्डर बनने के लिए कम से कम कई अरब तो चाहिए। हमारे चड्ढा भाई नहीं, विक्की युवराज। कई करीबी दोस्तों ने एक के बाद एक चापलूसी की। यामिनी और बाकियों ने भी कुछ शिष्टाचारवश कहा। सबकी तारीफें सुनकर विक्की चड्ढा तैरने लगा। एलवी स्टोव का गुस्सा पूरी तरह उतर गया, लेकिन रणवीर रायचंद की तरफ कुछ नजरें डालकर देखा कि उसका चेहरा अभी भी बेजान है, तो फिर बुरा लगा। सोचा ये क्या बन रहा है। किसी को नहीं पता था कि एलवी स्टोव में खरीदारी के बाद स्टोर मैनेजर ने सिस्टम में ऑर्डर देखा और तुरंत स्तब्ध रह गया। 1 लाख की बात नहीं थी। स्टोर में हर साल करोड़ों खर्च करने वाले आते थे, ये रकम कुछ भी नहीं। बात थी इस ऑर्डर के कस्टमर की। नाम रणवीर रायचंद। ये नाम दिल्ली में आग की तरह फैला हुआ था। साधारण आदमी तक ने सुना था, स्टोर मैनेजर तो फिर भी। इस पद तक पहुंचने वाला कितना समझदार होता है। उसने तुरंत ऊपर रिपोर्ट की। लेयर दर लेयर रिपोर्ट होते हुए आखिर सिल्वर ड्रैगन एम्पोरियम के सीईओ तक पहुंची। रायचंद परिवार का युवराज रणवीर रायचंद सिल्वर ड्रैगन एम्पोरियम में मजे कर रहा है। ये खबर बम की तरह थी, क्योंकि 7 महान परिवारों के खात्मे के बाद बची सारी इंडस्ट्री रायचंद परिवार की हो जाएगी। पिछले 2 दिनों से संबंधित लोग ये व्यवस्था कर रहे थे। कल रायचंद परिवार पुनरुत्थान सभा सफल होते ही 7 महान परिवारों की सारी संपत्ति, इसमें सिल्वर ड्रैगन एम्पोरियम भी, रणवीर रायचंद की हो जाएगी। यानी रणवीर रायचंद उसका बॉस बनेगा। ये सोचकर सिल्वर ड्रैगन एम्पोरियम का इंचार्ज बिना कुछ कहे लोगों को लेकर मॉल की तरफ दौड़ा। ये चापलूसी का बढ़िया मौका था, मिस नहीं कर सकता। उसी वक्त एक और ग्रुप सिल्वर ड्रैगन एम्पोरियम के बाहर पहुंच चुका था, चेहरे पर क्रूरता लिए। यही जगह है, टाइगर प्रिंट शर्ट वाला मोटा आदमी सिगार पीते हुए बोला। टाइगर भाई, हमारे भाइयों की जानकारी के मुताबिक वो अंदर खाना खा रहे हैं, पीले बालों वाले ने कहा। उस कर्जदार की क्या औकात, इतना दम? टाइगर भाई ने पूछा। एक गरीब स्टूडेंट, पीले बालों वाले ने कहा। स्टूडेंट का कर्ज भी नहीं वसूल पाते, क्या खाकर घूम रहे हो? टाइगर भाई ने उसके सिर पर 2 जोर के थप्पड़ जड़े। टाइगर भाई, आपको नहीं पता, उस स्टूडेंट ने जो लोग बुलाए वो बहुत ताकतवर थे, पीले बालों वाले ने दुखी होकर कहा। ताकतवर मेरी? टाइगर भाई ने गाली दी। क्या लगता है वो रणवीर रायचंद है, जिसने जोरावर भाई का बार तक तबाह कर दिया? लेकिन ये कहते ही उसे अफसोस हुआ। फिर उस रात की याद आई, रणवीर रायचंद को सबक सिखाते देखा था। फिर काले कपड़ों वाले लोग आए और बार को जमीन से मिटा दिया। वो सीन इतना डरावना था। कई दिन बीत गए, लेकिन भूल नहीं पाया। वो रात जोरावर भाई भी मर गया और रणवीर रायचंद ने ही किया होगा। बाद में अफवाहें आई कि रायचंद परिवार के युवराज ने 7 महान परिवारों को नेस्तनाबूद कर दिया। दिल्ली हिला देने वाली ये खबरें।
टाइगर ने भी सुना था और शक था कि अप्सरा क्लब में मिला वही रणवीर रायचंद था। वो रायचंद परिवार का युवराज है। अब ये सोचकर उसका बदन कांपने लगा। साला, सब तेरी वजह से पुरानी डरावनी यादें ताज़ा हो गईं। टाइगर भाई ने पीले बालों वाले को लात मारी। जल्दी चल मेरे साथ। टाइगर का ब्याज न देने की हिम्मत, जिंदगी से ऊब गए हो क्या? सारे लोग मॉल में धड़धड़ाते घुसे। राहगीर डर के मारे रास्ता छोड़ते गए। उसी वक्त मॉल की टॉप फ्लोर पर हाई एंड रेस्तरां में बर्थडे पार्टी जोरों पर थी। रणवीर रायचंद बार बार घड़ी देख रहा था। उसे अनन्या और रूही के पास लौटना था। कल की पुनरुत्थान सभा की तैयारी भी थी। यहाँ ज्यादा वक्त बर्बाद करने की फुर्सत नहीं। धड़ाक, अचानक प्राइवेट रूम का दरवाजा जोर से लात मारकर खोला गया। एक झुंड धड़धड़ाता अंदर घुसा, चेहरे भयानक। क्या कर रहे हो? विक्की चड्ढा जोर से चिल्लाया। तेरी बकवास बंद, दूर हट। पीले बालों वाले ने आगे बढ़कर विक्की चड्ढा को लात मारकर दूर उछाला। विक्की चड्ढा जमीन पर गिरा, दांत पीसते हुए दर्द से कराहा। गुस्से में बोला, तुम लोग कौन हो, मुझे मारने की हिम्मत? ये हमारे टाइगर भाई हैं, सुना है नाम? पीले बालों वाले ने घमंड से कहा। टाइगर भाई? नाम सुनते ही विक्की चड्ढा का चेहरा सफेद पड़ गया। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी इलाके का बहुत मशहूर गुंडा था। टाइगर भाई, यहाँ क्या करने आए हो? विक्की चड्ढा ने विनम्रता से पूछा, गुस्सा पूरी तरह गायब। कोई मेरा कर्जदार है, पैसे नहीं दे रहा, मेरे आदमियों को भी मारा। कौन है वो? सामने आ। टाइगर भाई ने गुस्से से गरजा। जो कर्ज लिया था वो चुका दिया, अब और क्या चाहिए? ईशानी खड़ी होकर ठंडे स्वर में बोली। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस कंपनी से कर्ज लिया था उसके पीछे टाइगर भाई था, लेकिन टाइगर भाई ने उसे पहचाना नहीं लग रहा था। तू? टाइगर भाई ने ईशानी को घूरा, सिगार का कश लिया। 5,000 का मूलधन तो दिया, 20,000 ब्याज बाकी है, और तेरे बुलाए आदमी ने मेरे भाई को मारा, अब क्या करूं? टाइगर भाई, ये मेरी क्लासमेट है, आज इसका बर्थडे है। मेहरबानी करके आज के लिए माफ कर दो। मेरे पापा सिल्वर ड्रैगन एम्पोरियम के शेयर होल्डर हैं, नाम विनोद चड्ढा। विक्की चड्ढा आगे बढ़कर बोला। थप्पड़। टाइगर भाई ने उसे थप्पड़ मारा, वो उड़कर गिरा और मुंह से खून निकला। टाइगर भाई, मुझे क्यों मारा? विक्की चड्ढा हैरान। मरना है तो मुझे क्यों घसीट रहा है? टाइगर भाई गुस्से में बोला, फिर सबके सामने रणवीर रायचंद की तरफ बढ़ा। पास मत आना, वरना पुलिस को फोन कर दूंगी। यामिनी घबरा कर बोली। सिर्फ ईशानी को वजह पता थी और चुपचाप यामिनी को साइड खींच लिया। बाकी क्लासमेट्स डर के मारे छुप गए, सोच रहे थे टाइगर भाई रणवीर रायचंद को सबक सिखाने वाला है। टाइगर भाई तेजी से पास आया, टेबल से वाइन का ग्लास छीना। सबको लगा ग्लास रणवीर रायचंद के सिर पर दे मारेगा, लेकिन टाइगर भाई कमर झुकाकर आदर से बोला, मेरी गलती है कि हालात नहीं समझे और रणवीर सर का खाना डिस्टर्ब किया। खुद को सजा देता हूँ, माफ कर दें, कहकर एक घूंट में पी गया। बदन कांप रहा था। सिर्फ माफी से जिंदगी नहीं बचती, मूड पर निर्भर था। उस रात अप्सरा क्लब की याद कर कांप जाता था, और अब का रणवीर रायचंद तो जोरावर भाई को खत्म करने के बाद अकेले दिल्ली के 7 महान परिवारों को नेस्तनाबूद कर चुका था। 7 बड़े पहाड़ थे, सबको उलट दिया। सच में डरावना। टाइगर भाई उनके सामने तो चींटी था। इस वक्त डर से पसीना छूट रहा था। ये क्या हो रहा है? सब उस सीन से स्तब्ध। दिल्ली का मशहूर गुंडा टाइगर भाई रणवीर रायचंद से माफी मांग रहा है, जैसे कोई बादशाह सामने हो। विक्की चड्ढा का चेहरा हरा पड़ गया। अचानक समझ आया कि रणवीर रायचंद की हैसियत उसकी सोच से बिल्कुल अलग है। आज मेरी बहन का बर्थडे है, रणवीर रायचंद ने शांत स्वर में कहा। टाइगर भाई की तरफ देखा तक नहीं। बूम। टाइगर भाई को लगा मौत की सजा सुनाई गई। मतलब अभी की माफी बेकार। धड़ाम। घुटने टेक दिए, फिर गरजा, अभी भी खड़े क्या हो? घुटने टेको और माफी मांगो। सारे गुर्गे विरोध करने की हिम्मत न कर सके और सब घुटनों पर आ गए। रणवीर सर, सच में मेरा इरादा नहीं था, मुझे माफ कर दें। टाइगर भाई दयनीय स्वर में गिड़गिड़ाया। हाय, उसकी हरकत देख सब और डर गए। माफी अलग बात, लेकिन रणवीर रायचंद ने सिर्फ बहन का बर्थडे कहा और वो घुटनों पर। कितनी दहशत थी उसमें। यामिनी ने हाथ से मुंह ढका, रणवीर रायचंद को देखा, फिर ईशानी की तरफ घूमी। ये मैं बाद में समझाऊंगी, ईशानी ने कहा। छोटे में समझाना मुश्किल था। 5,000 मिले थे, रणवीर रायचंद ने अचानक पूछा। मिले। टाइगर भाई जल्दी बोला। वो मैंने तुझे मौका दिया था, रणवीर रायचंद ने ठंडे स्वर में कहा। टाइगर भाई तुरंत हाँफने लगा। 5,000 मौका था, लेकिन पैसे लेकर आज फिर आ गया। मतलब मौका ठुकरा दिया। डर के मारे सिर पटकने लगा। धड़ धड़ धड़। रणवीर सर, मेरी गलती, फिर कभी नहीं करूंगा। तेरे इन हाथों ने बहुत गुनाह किए हैं ना? रणवीर रायचंद ने अचानक कहा। टाइगर भाई समझ पाता। रणवीर रायचंद ने हाथ बढ़ाया। कड़क कड़क 2 भारी आवाजें। टाइगर भाई के दोनों हाथ सीधे अपंग हो गए। वो दर्द से चीख उठा। विक्की चड्ढा और स्टूडेंट्स डर से कांप रहे थे, चीखें निकल रही थीं। आज तेरी जान नहीं लूंगा, लेकिन ये सबक पहले देता हूँ।
बाकी का फैसला पुलिस विभाग पर छोड़ता हूँ, रणवीर रायचंद ने कहा, फिर फोन मिलाया। मैं रणवीर रायचंद बोल रहा हूँ। अपने इंस्पेक्टर केदार कुलकर्णी को कहो कि सिल्वर ड्रैगन एम्पोरियम में कुछ लोग पकड़े हैं, जल्दी आदमियों समेत आ जाए। रणवीर सर, जान बख्शने के लिए शुक्रिया। टाइगर भाई बहुत खुश हुआ। दोनों हाथ अपंग होकर भी जोर जोर से शुक्रिया कहना काफी तमाशा था। विक्की चड्ढा और क्लासमेट सन रह गए। रणवीर रायचंद ने पुलिस को बुलाया सुनते ही इंस्पेक्टर केदार कुलकर्णी ने देर न की और खुद आदमियों समेत सिल्वर ड्रैगन एम्पोरियम पहुंचे। पुलिस विभाग की बड़ी टुकड़ी धूमधाम से आई, यहाँ तक कि बख्तरबंद गाड़ी भी लगाए। जानने वाले न होते तो लगता कोई बड़ा हादसा हो गया। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर केदार कुलकर्णी और उनके आदमी टाइगर भाई और उसके ग्रुप को ले गए। पूरे वक्त रणवीर रायचंद से बहुत आदर से पेश आए, जैसे कोई बड़ा अफसर हो। ये रवैया देख विक्की चड्ढा और बाकी फिर स्तब्ध रह गए। रणवीर रायचंद की हैसियत आखिर क्या थी? टाइगर भाई का डरना अलग बात, पुलिस विभाग का इंस्पेक्टर तक इतना अदब से पेश आ रहा था। पुलिस जाते ही एक और ग्रुप सिल्वर ड्रैगन एम्पोरियम पहुंचा, सूट बूट में, रौबदार, लेकिन चेहरों पर बेचैनी। ग्रुप जल्दी जल्दी रेस्तरां में घुसा। प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला तो सबसे पहले विक्की चड्ढा चौंका। पापा, आप यहाँ? भीड़ में एक मध्यम उम्र का आदमी पीछे था। वो कोई और नहीं, विक्की चड्ढा के पिता विनोद चड्ढा थे, सिल्वर ड्रैगन एम्पोरियम के छोटे शेयर होल्डर। रणवीर रायचंद के यहाँ होने की खबर मिलते ही जनरल मैनेजर के साथ दौड़े चले आए थे। विक्की, विनोद चड्ढा हैरान, तू यहाँ क्या कर रहा है? दोस्त का बर्थडे मना रहा हूँ, विक्की चड्ढा ने तुरंत कहा। दोस्त का बर्थडे? विनोद चड्ढा को कुछ समझ आया, चेहरा खुशी से चमक उठा। विक्की, तुझे रणवीर रायचंद को जानता है? बिल्कुल जानता हूँ, वो हैं। विक्की चड्ढा ने रणवीर रायचंद की तरफ गुस्से से देखा। वाह, बहुत बढ़िया। विनोद चड्ढा बेहद खुश, कभी सोचा न था कि बेटा रणवीर रायचंद को जानता है और साथ खाना भी खा रहा है। पिता को इज्जत मिल रही थी। बात कहते इससे पहले आगे वाला आदमी बेसब्र हो गया। हेलो रणवीर सर, मैं जुबिन कुरैशी, सिल्वर ड्रैगन एम्पोरियम का इंचार्ज। मुझे बस जुबिन कहें। यहाँ आने पर मेहमानी में कोई कमी रही तो माफ़ी चाहता हूँ। ओह, ईशानी के क्लासमेट्स एक के बाद एक हैरान। सिल्वर ड्रैगन एम्पोरियम का बॉस रणवीर रायचंद को जुबिन कहने को कह रहा है। क्या चल रहा था? तुम ठीक वक्त पर आए, रणवीर रायचंद ने अचानक कहा। रणवीर सर को कोई हुक्म? जुबिन कुरैशी ने आदर से पूछा। पिछले 2 दिनों में कोई सिल्वर ड्रैगन एम्पोरियम के शेयर्स की व्यवस्था करने आया था? रणवीर रायचंद ने पूछा। हाँ, सब सेटल होते ही आप मेरे बॉस होंगे। आगे मैनेजर रणवीर सर ज्यादा तर्क की दें, जुबिन कुरैशी ने विनम्रता से कहा। हेलो मैनेजर रणवीर, मैं सिल्वर ड्रैगन एम्पोरियम का छोटा शेयर होल्डर हूँ और विक्की मेरा बेटा है। विनोद चड्ढा आगे बढ़कर मौका पकड़कर बोला, ध्यान चाहता हुआ। अध्याय 102 पूरा पूर्व देश देख रहा है। पापा, विक्की चड्ढा रोकना चाहता था लेकिन देर हो चुकी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। रणवीर रायचंद की हैसियत पर उसकी समझ पूरी तरह गलत थी। सब यहाँ हैं तो एक बात कह दूं, ये विक्की युवराज अपने पापा के शेयर होल्डर होने का फायदा उठाकर यहाँ मुफ्तखोरी कर रहा है। सिल्वर ड्रैगन एम्पोरियम का इंचार्ज होने के नाते मैं नहीं चाहता ये दोबारा हो, रणवीर रायचंद ने जुबिन कुरैशी से कहा। बात सुनते ही विनोद चड्ढा का चेहरा जाम गया। उसने विक्की चड्ढा को घूरा। हरामी, तूने क्या किया? पापा, मैं गलत था, फिर कभी नहीं करूंगा। विक्की चड्ढा कांप उठा। उसे कहाँ पता था रणवीर रायचंद की हैसियत इतनी डरावनी है। जुबिन कुरैशी का बूढ़ा चेहरा लाल हो गया। फिर गुस्से में चिल्लाया, विनोद चड्ढा, मॉल के शेयर होल्डर होकर भी अपने बच्चे को संभाल नहीं सकते। सिल्वर ड्रैगन एम्पोरियम के इंचार्ज के नाम पर मैं तुम्हें शेयर होल्डर पद से हटा रहा हूँ। एक दिन में सारे पद सौंप दो। नहीं, मेहरबानी करें। विनोद चड्ढा का चेहरा बदल गया, गिड़गिड़ाने लगा। रणवीर सर, मेरी गलती है कि बेटे को नहीं सिखाया। अगर कोई अपराध किया तो विक्की की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। उसे लगा बेटा रणवीर रायचंद को जानता है और खुद आगे बढ़कर पहचान बताई, बस यही नतीजा निकला। पता होता तो पीछे छुपा रहता। मैंने बस मैनेजर जुबिन को याद दिलाई। कैसे निपटाओ ये मुझसे नहीं जुड़ा। देर हो रही है, मैं चलता हूँ, रणवीर रायचंद ने कहा। ईशानी की तरफ सिर हिलाया और बोला, हैप्पी बर्थडे। फिर चला गया। प्राइवेट रूम से विक्की चड्ढा के पिता के मारने पर दर्द भरी चीखें आ रही थीं। बाकी क्लासमेट सन रह गए। टाइगर भाई के आने से लेकर अब तक का सिलसिला सपने जैसा लगा। सिल्वर ड्रैगन एम्पोरियम के बाहर विक्रम ने गाड़ी लगा रखी थी। तुम यहाँ क्यों? रणवीर रायचंद ने पूछा। मेरे आदमियों ने कहा कोई झंझट कर रहा है तो तुरंत आ गया, विक्रम ने कहा। छोटी मुसीबत सुलझ गई। मुझे होटल वापस ले चलो, रणवीर रायचंद ने हुक्म दिया। जी सर, विक्रम ने तुरंत सिर झुकाया। जैसे ही रणवीर रायचंद गाड़ी में बैठा, मॉल के प्रवेश द्वार पर प्रिया मल्होत्रा ने आखिरकार निगरानी बंद की। फोन पर शूट किए फोटो और वीडियो देखकर संतुष्ट मुस्कुराए। अनन्या शर्मा का नंबर निकाला और सारे फोटो वीडियो भेज दिए।
रणवीर रायचंद, अब देख कैसे बचता है। उसी वक्त होटल के अंदर अनन्या शर्मा ने फोन देखा। प्रिया मल्होत्रा के भेजे फोटो और क्लिप्स देखकर जैसे बिजली का झटका लगा। रणवीर ने कहा था डिनर पर नहीं आ सकता, वो किसी और लड़की के साथ कैसे? नामुमकिन, ये झूठे होंगे। लेकिन इतने सारे फोटो, सबूत पक्के, फोटोशॉप भी हो तो वीडियो भी है, सब झूठा नहीं हो सकता। उसने ध्यान से देखा, एडिटिंग का कोई निशान नहीं, जो उसे और यकीन दिला गया। अनन्या, तेरे पति किसी दूसरी हसीना से गुप्त मुलाकात कर रहे हैं और तुझे खबर तक नहीं। यकीन करना मुश्किल है ना? अपनी जवानी एक ऐसे आदमी पर लगा दी जो तेरे जैसे खूबसूरत बीवी की कद्र तक नहीं करता। कुछ दिन ही तो लौटा है और पहले से धोखा देने लगा। तेरी माँ और तू कितनी तंगी में रहती थी। क्या रणवीर रायचंद ने कभी तेरे लिए डिजाइनर बैग खरीदा? आज उस लड़की के लिए LV खरीदा। मैंने बाद में सूंघा भी 1 लाख रुपए का। अनन्या, क्लासमेट होने के नाते तुझे याद दिलाना जरूरी है, रणवीर रायचंद कई साल गायब था। पता है कहीं दूसरी शादी तो नहीं कर ली? शायद बच्चे भी हों। तेरे पास लौटा है तो प्यार से नहीं, शायद तेरे शर्मा परिवार की संपत्ति हड़पने के लिए। प्रिया मल्होत्रा के एक के बाद एक मैसेज पढ़कर अनन्या शर्मा को लगा दिल में छुरियां घोंपी जा रही हों। अक्ल कहती थी रणवीर पर भरोसा कर, लेकिन प्रिया के शब्द दिमाग में जहर घोल रहे थे। नहीं, रणवीर ऐसा आदमी नहीं हो सकता। जिसके लिए मैंने 4 साल इंतजार किया वो मुझे कभी निराश नहीं करेगा। अनन्या शर्मा ने उन काले ख्यालों को कुचलने की कोशिश की और प्रिया मल्होत्रा को ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं रणवीर पर भरोसा करती हूँ। फिर फोन साइड फेंक दिया। लेकिन वो फोटो बार बार आंखों के सामने घूम रहे थे। अनन्या शर्मा दर्द से कराह रही थी, सिर पकड़कर चुपके चुपके रो रही थी। रूही, पापा आ गए। ठीक उसी वक्त रणवीर रायचंद लौट आया। अनन्या शर्मा ने जल्दी आंसू पोंछे, बिखरे बाल संवारे और खुद को संभाला। रणवीर, खाना खाया? उसने नर्म स्वर में पूछा। कुछ अनोखा नहीं दिखाया, बाहर खा लिया, रणवीर रायचंद ने कहा। ओह, अनन्या शर्मा ने शांत सिर हिलाया। क्या हुआ, उदास लग रही हो? रणवीर रायचंद ने पहले ही पूछ लिया, उसका चेहरा पीला देखकर। कुछ नहीं। वैसे रणवीर, इतनी देर कहाँ लग गई? अनन्या शर्मा ने लापरवाही से पूछा। दोस्त से मिलने गया था, रणवीर रायचंद ने कहा। कल की सभा में रायचंद परिवार के युवराज की हैसियत से पुनरुत्थान का ऐलान करने वाला था। अनन्या को सब अपने आप समझ आ जाएगा, इसलिए शंकर काका, ईशानी वगैरह का जिक्र नहीं किया। बस मिलने, अनन्या शर्मा ने टोका। हाँ और क्या? रणवीर रायचंद को अजीब लगा। तुम बार बार कहते हो दिल्ली में दोस्त हैं, लेकिन मैंने एक को भी नहीं देखा। अनन्या शर्मा ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। अभी वक्त ठीक नहीं, रणवीर रायचंद ने मजाक में कहा। तो दिन दर दिन छुपाते रहोगे? अनन्या शर्मा का दिल दुखा। छुपाने जैसा क्या है? रणवीर रायचंद हैरान। तुम्हें कुछ बताना तो नहीं? अनन्या शर्मा की आंखें लाल हो गईं। वो रणवीर पर भरोसा करना चाहती थी और उम्मीद थी कि आज रात की बातें ठीक से समझा देगा। क्या बताऊं? रणवीर रायचंद पूरी तरह अंधेरे में। बस छोड़ो, अनन्या शर्मा ने आगे नहीं दबाया। अनन्या, आज तू कुछ अजीब लग रही है। कुछ हुआ क्या? रणवीर रायचंद ने थोड़ा त्योरी चढ़ाई। नहीं, शायद थक गई हूँ। जल्दी सो जाएं। अनन्या शर्मा ने जबरदस्ती मुस्कुराया। रणवीर रायचंद का रवैया देखकर आखिर फोटो नहीं दिखाए। जब समझाने को तैयार नहीं तो दिखाने से क्या फायदा? जब समझाना ही नहीं चाहता तो दबाव डालने से क्या होगा? क्या मम्मी पापा फिर आए थे? रणवीर रायचंद का लहजा ठंडा हो गया। नहीं, पहले आए थे क्या? रणवीर रायचंद ने जल्दी सिर हिला दिया। सच में थोड़ी थकान है, ज्यादा मत सोचो। अनन्या शर्मा नहाने चली गई। ये देख रणवीर रायचंद ने ज्यादा नहीं पूछा। उसने चुपके से विक्रम से चेक किया और पक्का किया कि उसके बाहर रहते कोई अनन्या से मिलने नहीं आया। फिर अनन्या उदास क्यों थी? रणवीर रायचंद समझ नहीं पाया। पूरी रात अनन्या शर्मा को नींद नहीं आई, दिमाग में तूफान मचा रहा। वो रणवीर पर भरोसा करना चाहती थी, लेकिन उसका रवैया निराश कर गया। सच बिल्कुल नहीं बताया, जो साबित करता था कुछ गड़बड़ जरूर है। अनन्या शर्मा रूही के सामने रणवीर से झगड़ा नहीं करना चाहती थी, नहीं झगड़े का कोई मतलब देखती थी, इसलिए पूरी रात सोचती रही। सुबह जल्दी दिल्ली के सबसे बड़े होटल नक्षत्र में, पूरे पूर्व देश का सबसे बड़ा होटल, बिना किसी मुकाबले का, पहले से ही रिपोर्टरों और तमाशबीनों से खचाखच भरा था। पुलिस विभाग ने भी बड़ी तादाद में तैनाती की थी, क्योंकि आज होटल नक्षत्र में रायचंद परिवार पुनरुत्थान सभा होने वाली थी। अध्याय 103, आखिरी शब्द। दिल्ली के रायचंद परिवार के तबाह होने को 6 साल बीत चुके हैं। उस वक्त के जिम्मेदार 7 महान परिवार सब नेस्तनाबूद हो चुके हैं। रायचंद परिवार का आखिरी वारिस रणवीर रायचंद इस सभा को बुलाकर खुद रायचंद परिवार की वापसी का ऐलान करेगा। इसका बहुत बड़ा मतलब है। कई दिन पहले खबर फैली थी तो पूरे शहर में सनसनी मच गई थी। आज सभा के दिन तक पूरा पूर्व देश ध्यान से देख रहा है। रायचंद परिवार का पुनरुत्थान मतलब दिल्ली का नक्शा नई शक्ल लेगा। रायचंद परिवार के साथ दिल्ली पर अकेले राज करेगा और पूरे पूर्व देश को नजरों तले रखेगा।
कोई दूसरा परिवार मुकाबला नहीं कर सकेगा। पहले दिल्ली के 8 महान परिवार थे, अब सिर्फ एक रायचंद परिवार। ये न सिर्फ दिल्ली का नक्शा बदलेगा बल्कि पूरे पूर्व देश के कारोबारी दुनिया पर बड़ा असर डालेगा। इसलिए ये पुनरुत्थान सभा पूरे विश्व से ध्यान खींच रही है। कहा जा रहा है कि पूर्व देश के सबसे ऊंचे विभागों ने भी सेक्रेटरी भेजे हैं बधाई देने। दिल्ली का टॉप लीडर खुद मौजूद है, यहाँ तक कि मिलिट्री रीजन का गवर्नर भी लोगों समेत आया है। दिल्ली के 7 महान परिवारों के खात्मे और रायचंद परिवार के पुनरुत्थान के साथ पूर्व देश की राजनीतिक दुनिया सतह पर पूरा सम्मान दे रही है। ये भी दिख रहा है कि रायचंद परिवार के पुनरुत्थान को पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। रणवीर रायचंद को सम्मान दे रहे हैं या उस वक्त की गलती सुधार रहे हैं, बाहरी लोग नहीं जानते। कुल मिलाकर पूर्व देश की राजनीतिक दुनिया के बड़े लोग खुलकर रायचंद परिवार का साथ दे रहे हैं और कारोबारी दुनिया के दिग्गज चालाक हैं, थोड़ा भी सुराग नहीं छोड़ेंगे। निमंत्रण पत्र न होने पर भी सिर पर रखकर इस सभा में आने को बेकरार हैं। जैसा कि उम्मीद थी, आने वाले पूर्व देश में रायचंद परिवार बिना शक का नंबर 1 परिवार होगा और अभी से दोस्ती करना देर नहीं। ... रणवीर रायचंद ने खास तौर पर सूट पहना और अनन्या से भी कहा कि अच्छे से सजें। बोला कि उसे और रूही को बहुत अहम दावत पर ले जाएगा। आज शहर की सबसे बड़ी दावत रायचंद परिवार पुनरुत्थान सभा है। तुम ये नहीं कहोगे कि मुझे उसी सभा में ले जा रहे हो? अनन्या शर्मा ने मजाक में कहा। बिल्कुल सही, रायचंद परिवार पुनरुत्थान सभा ही है, रणवीर रायचंद ने दृढ़ स्वर में कहा। सुना है बहुत सारी कंपनियों के बॉस को भी निमंत्रण पत्र नहीं मिले। रायचंद परिवार हमें बुलाएगा। अनन्या शर्मा को अवास्तविक लगा। अब उनके पास थोड़े पैसे हैं, बस थोड़े, बड़ी हैसियत वाले नहीं। रायचंद परिवार उन्हें कैसे बुलाएगा? इतना मत पूछो, वहां पहुंचकर पता चल जाएगा। रणवीर रायचंद ने ज्यादा नहीं बताया। अनन्या शर्मा ने बस हम कहा और ज्यादा नहीं बोली। पिछली रात उसने सब सोच लिया था। अनन्या को लग रहा था वो यकीन नहीं करती। रणवीर रायचंद ने गुस्सा दबाया। अनन्या, अरे अनन्या, क्या तुझे पता है कि मैं रायचंद परिवार का युवराज हूँ? आज की पुनरुत्थान सभा मैंने बुलाई है। मैं न सिर्फ रायचंद परिवार की वापसी का ऐलान करूंगा बल्कि तुझे भी बता दूंगा कि जो कुछ तू पहले नहीं मानती थी वो सब सच है। ... तीनों ने तैयार होकर होटल से नीचे उतरे। विक्रम गाड़ी लेकर इंतजार कर रहा था। उसे लग रहा था आज की सभा बहुत अहम है, इसलिए पहले से सूट पहना था, लेकिन मांसपेशियां इतनी मजबूत कि सूट फटने को था। विक्रम, मंजिल पर चलो, रणवीर रायचंद ने हुक्म दिया। विक्रम ने तुरंत गाड़ी बढ़ाई। वो भी बहुत उत्साहित था। वहां पहुंचते ही भाभी को सब पता चल जाएगा। उनका पति सच का रायचंद परिवार का युवराज है और दिल्ली में जो कुछ हुआ वो सब उसने किया। वो रुद्र धाम का भी मालिक है जो 8 दिशाओं और 4 समुद्रों को डराता है। सारे जीव उससे झुकते हैं। अनन्या शर्मा आज बहुत खूबसूरत लग रही थी, हमेशा से ज्यादा सजी हुई, बड़े स्टॉल्स भी फीके, गाड़ी में बैठी जैसे कोई परी। लेकिन उस वक्त गाड़ी में खिड़की से बाहर उड़ते नज़ारे देखती हुई चेहरे पर खुशी का नामो निशान नहीं, पूरा चेहरा उदासी और बेपरवाही लिए। रणवीर, अनन्या शर्मा ने पता नहीं कितनी देर बाद मुंह खोला। हाँ, क्या हुआ? रणवीर रायचंद ने पूछा। मैं खूबसूरत हूँ। रणवीर रायचंद स्तब्ध रह गया। अनन्या शर्मा ने ऐसा क्यों पूछा? खूबसूरत? मेरे दिल में तू हमेशा सबसे खूबसूरत रही, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये सुन अनन्या शर्मा मुस्कुराई, मुस्कान में कड़वाहट भरी थी। नहीं, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? रणवीर रायचंद को तुरंत गलत लगा। अनन्या शर्मा ने जवाब नहीं दिया। रणवीर, क्या मैं तुझ पर बिना शर्त भरोसा कर सकती हूँ? बिल्कुल, रणवीर रायचंद ने दृढ़ता से कहा। अनन्या शर्मा ने रणवीर रायचंद को घूरा, उसकी आंखों में देखा। मैं हमेशा ऐसा सोचती थी। तो बता सकता है, कल रात तूने क्या किया? कुछ नहीं किया, रणवीर रायचंद ने मासूमियत से कहा। भाभी, मैं गवाही दे सकता हूं कि हॉल मास्टर ने सच में आपके पीछे कुछ नहीं किया, विक्रम ने बीच में कहा। ठीक है, समझ गई, अनन्या शर्मा ने अचानक मुस्कान दिखाए। अनन्या, शायद तुझे मुझ पर कुछ गलतफहमी है। शायद रामपुर में पहले जो कहा था, जैसे पिछले 4 साल में क्या कर रहा था, इस पर उत्सुक है। इन बातों पर मैंने कहा था कि सही वक्त आएगा तो सब समझ जाएगी, और वो वक्त आज है। पुनरुत्थान सभा में जाएगी तो सब पता चल जाएगा, रणवीर रायचंद ने गंभीरता से कहा। हम, अनन्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। बस उसकी हामी उस पल थोड़ी शिष्टाचार भरी और दूर की लगी। रणवीर रायचंद ने आह भरी। अनन्या को उसकी पहले कही बातों पर यकीन नहीं, आज की सभा में आने की बात तक नहीं मान रही। तो फिर मौका सिर्फ सभा का इंतजार है कि वहां सब समझ जाए। गाड़ी कुछ देर चली, मंजिल से कुछ ही किलोमीटर दूर। अनन्या शर्मा ने अचानक कहा, विक्रम, गाड़ी रोक। क्या हुआ? रणवीर रायचंद ने पूछा। जल्दबाजी में निकली थी, आईब्रो पेंसिल भूल गई, जाकर खरीद लाती हूँ, अनन्या शर्मा ने कहा। फिर रूही के माथे पर चूमा। रूही, अच्छी बच्ची बनकर पापा के पास रहना, कहकर अनन्या शर्मा गाड़ी से उतर गई। सड़क किनारे थोड़ी दूर पर दुकान थी। औरतें भी न, रणवीर रायचंद ने लाचार मुस्कान दी।
उसे लगा थोड़ी देर में आ जाएगी, लेकिन 10 मिनट से ज़्यादा इंतज़ार के बाद भी अनन्या शर्मा नहीं लौटी। हॉल मास्टर, वक्त कम बचा है। 8 मिनट 8 सेकंड पर पहुंचना अनुमान है। अभी लगभग 8 बज चुके हैं। विक्रम ने घड़ी देखकर कहा। अनन्या चीज़ें चुनने में ज़्यादा ध्यान देती है, थोड़ा और इंतज़ार कर लेते हैं। रणवीर रायचंद जल्दबाज नहीं था। पुनरुत्थान सभा अहम है, लेकिन आज हो जाए, बस थोड़ी देर होने से क्या। लेकिन 5 मिनट और इंतज़ार के बाद भी अनन्या शर्मा नहीं आई। हॉल मास्टर, 8 मिनट 8 सेकंड हो चुके, सिर्फ 5 मिनट बचे। देर से पहुंचना कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर इंतजार कर रहे हैं, विक्रम ने कहा। रूही का ख्याल रखो, मैं देख कर आता हूँ, रणवीर रायचंद ने कहा। लहजा बदल चुका था। देर से पहुंचने का डर नहीं, लेकिन आईब्रो पेंसिल खरीदने में 15 मिनट लगना सामान्य नहीं। अनन्या ऐसी नहीं जो बड़े मौके पर वक्त न समझे। उसे अच्छा टाइम सेंस है। सभा शुरू होने वाली है तो इतना नहीं टालेगी। रणवीर रायचंद को अचानक जोर का एहसास हुआ कि अनन्या के साथ कुछ गलत है। वो तेजी से छोटे सुपरमार्केट में घुसा और चारों तरफ देखा, लेकिन अनन्या शर्मा कहीं नहीं दिखी। हेलो हैंडसम, लंबे बालों वाली ड्रेस वाली लड़की ढूंढ रहे हो? क्लर्क ने अचानक पूछा। हाँ, कहाँ है वो? रणवीर रायचंद ने पूछा। वो पीछे के दरवाजे से चली गई और कहा था आपको ये पत्र दे दूं। क्लर्क ने एक लिफाफा थमाया। पीछे के दरवाजे से गई। रणवीर रायचंद एक पल को स्तब्ध रहा, फिर लिफाफा खोला। रणवीर, मुझे माफ करना कि मैं नहीं चाहती थी तुम मुझे ढूंढो, इसलिए इस तरह अलविदा कह रही हूँ। तू वो आदमी है जिसके लिए मैंने 4 साल इंतजार किया, और वो जीवनसाथी जिसके साथ हर कीमत पर हाथ थामना चाहती थी। मुझे लगता था कि हम खुशी खुशी ये जिंदगी गुजार लेंगे, और मैंने हमेशा तुझ पर बहुत भरोसा किया, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तू मुझे धोखा दे। तू मेरी जिंदगी की उम्मीद है। उम्मीद खत्म हो गई तो दुनिया में मेरा कोई मतलब नहीं। रूही का अच्छे से ख्याल रखना। तुझे जानकर अफसोस नहीं, अपने सबसे प्यारे इंसान को। लिखा, अनन्या शर्मा।